गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल के लेक्चर में हमने एक्साइज के कैश फ्लोज वगैरह डिस्कस किए थे, उसके अलावा मैग एग्जम्पशन कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में हम पहले कुछ केस लॉज एंड उसके बाद में अमेंडमेंट लेंगे। केसेस आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं और एक्सपेक्टेड है कि 24 to 30 मार्क्स के खाली केस लॉज ही आए आपके एग्जाम में। तो वो जो केसेस होते हैं उनके नाम कैसे याद रखते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे एक मेमोरी टेक्निक यूज करेंगे, जिसकी वजह से पहले मैं केस डिस्कस करूंगा आपके साथ में और डिस्कस करने के बाद में उसको याद करने की टेक्निक क्या होती है वो मैं समझाऊंगा। क्योंकि आप अगर केस को विद नेम लिखते हैं तो उसका एक मार्क्स मिलता है आपके एग्जाम के अंदर, 1 मार्क आपके एक केस लॉ के नाम का होता है। तो वो नाम आप मेंशन करोगे तो उससे एक इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर आज की हमारा जो पहला केस है जायडस टेक्नोलॉजी लिमिटेड का। ये केस क्या है पहले मैं आपको एक बार बताता हूँ। जायडस एक्चुअली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, अगर आप लोगों को मालूम हो तो, और ये एक ऐसी कंपनी है जिसने कैडिला के केस का रेफरेंस लिया था जीतने के लिए। कल हमने कैडिला का एक केस पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी का, जो टेस्टिंग के लिए सैंपल भेजती है जिससे अप्रूवल मिलता है और अप्रूवल मिलने के बाद में ही कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, कोई भी मेडिसिन बनाती है। कैडिला ने अपने केस में क्या किया था, पहले टेस्टिंग करवाई थी। टेस्टिंग करवाते वक्त उन्होंने लेबोरेटरी में जिसने भी टेस्टिंग की थी उनको सर्विस टैक्स पे किया था, सर्विस वैल्यू के साथ साथ में, और उसका क्रेडिट लेना चाहती थी। बट जबकि डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि टेस्टिंग सर्विस प्री प्रोडक्शन सर्विस है, उसको इनपुट सर्विस नहीं माना जाएगा। बट डिसीजन क्या आया, उसको इनपुट सर्विस माना जाएगा। ये कैडिला का केस था। जायडस के केस में क्या हुआ था कि जायडस की जो यूनिट थी वो एसईजेड में थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और एसईजेड का प्रोविजन क्या कि अगर हम किसी भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो टोटली स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ही यूज होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के लिए ये एक यूनिट है मेरी, ये एक यूनिट है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है पूरा का पूरा। ये एक यूनिट है जो डीटीएम है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, बराबर। अब एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, सॉरी एक इनपुट सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस प्रोवाइडर है जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ये मेरी एसईजेड की यूनिट, ये मेरी डीटीए की यूनिट, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। अगर इन्होंने सर्विस इस यूनिट को प्रोवाइड की जो एसईजेड की यूनिट है, ये मुझसे सर्विस टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने डीटीए की यूनिट को सर्विस प्रोवाइड की तो ये मुझसे सर्विस टैक्स लेंगे। लेकिन अगर इन्होंने दोनों को सर्विस प्रोवाइड कर बिल एक ही बनाया है और वो सर्विस दोनों के लिए यूज हुई है, इनपुट सर्विस, उस केस में मैं उस केस में मैं टैक्स तो पूरा पे करूंगा, इनको सर्विस टैक्स लगता है, टैक्स में इनको पूरा पे करूंगा। बट मुझे जो एसईजेड वाली यूनिट की सर्विस है उसका रिफंड मिलेगा। क्या मिलेगा? जो टर्नओवर के प्रोपोर्शनेट में हम लेते हैं। अब हुआ क्या था जायडस के केस में, जायडस के केस में क्या हुआ था कि सर्विस एसईजेड की यूनिट को प्रोवाइड की जानी थी और प्रोवाइड की भी गई उसको, बट तब तक एसईजेड की यूनिट में प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ था। प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ और डिपार्टमेंट ने बोला कि जब प्रोडक्शन शुरू ही नहीं हुआ एसईजेड की यूनिट में, तो एसईजेड में तो यूनिट अभी ऑपरेट ही नहीं हो रही है, आपको सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। वो तो प्रोडक्शन शुरू हो जाता उसके बाद मिलता तो टैक्स पे हुआ। बाद में क्वेश्चन ये था कि उसको रिफंड या रिबेट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वहां पे सर्विस टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो ये डिसीजन आया कि सर्विस टैक्स जो है लगना ही नहीं चाहिए। उन्होंने रीजन क्या दिया था डिपार्टमेंट ने कि सर्विस टैक्स क्यों लगना चाहिए, बोले प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी, अगर प्रोडक्शन शुरू हो जाता है एसईजेड में तो सर्विस टैक्स नहीं लगता। तो प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी को इनपुट सर्विस, हम प्री प्रोडक्शन सर्विस को इनपुट सर्विस नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कैडिला का रेफरेंस दिया कि कैडिला के केस में उसको इनपुट सर्विस माना गया था जो प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी थी। सेम सिचुएशन यहां पर है, यहां पे भी प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी जो भी है एसईजेड में प्रोडक्शन शुरू होने से पहले कोई भी एक्टिविटी अगर होती है वो प्रोडक्शन से इनडायरेक्ट रिलेशन रखती है। इस केस में यहाँ पे क्या माना जाएगा, इनपुट सर्विस मानी भी जाएगी यहाँ पे, और दूसरा सर्विस टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो अगर सर्विस टैक्स चार्ज किया गया है तो उनको वापस रिफंड मिलना चाहिए यहाँ पे। ओके, नाउ इंडियन कॉफी वर्कर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ये जो केस है इंडियन कॉफी वर्कर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ये ध्यान से सुनना। इस केस का मैं आपको पहले समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी एक फैक्ट्री है, एक ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक कैंटीन के लिए जगह बनी हुई है। किसके लिए जगह बनी हुई है? कैंटीन के लिए जगह बनी हुई है उस फैक्ट्री में। कैंटीन के लिए जो जगह बनी हुई है उस फैक्ट्री के अंदर मेरे लिए यूज ही नहीं होती। मेरे पास में ये भाई साहब आते हैं और बोलते हैं कि सर मैं उस कैंटीन को रन करना चाहता हूं, मैं वहां पे खाने पीने के सामान वगैरह बना करके आपके एम्प्लॉय को, आपके जो गेस्ट होते हैं उनको सप्लाई करूंगा। हमने कहा ओके। इन्होंने हमारी वो जगह ली
और वहां पर ही काम करना शुरू किया, एक कैंटीन को रन करना। कैंटीन हमारी थी, ये आकर के प्रोडक्ट बनाते थे, सप्लाई करते थे, रन करते थे। इसको आउटडोर कैटरिंग सर्विस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आउटडोर कैटरिंग, बराबर है। इन्होंने यहां पे आकर के मैन्युफैक्चरिंग किया। इस केस का नाम है इंडियन कॉफी वर्कर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। क्या है? इंडियन कॉफी वर्कर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। अब इंडियन कॉफी वर्कर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जो है, ये नाम कैसे याद रहेंगे? वो सीधी सी बात है, कैंटीन में सबसे ज्यादा तो कॉफी मिलती है, बराबर है। कैंटीन में आप जब भी जाओगे ज्यादातर लोग कॉफी, जो चाय पीने वाला होगा वो भी कैंटीन में तो कॉफी मांगेगा जाकर के, बराबर है। तो इंडियन कॉफी वर्कर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इसका नाम है। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आया तो उसमें ये लिख करके देंगे कैंटीन, कैंटीन वर्ड यूज होगा वहां पर, और कैंटीन यूज होगा मतलब कॉफी आपके दिमाग में क्लिक होगी, और नाम ही है केस का इंडियन कॉफी वर्कर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इनको मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं लेकर के जा रहा कि अपना क्रैश बेचे और आज बहुत कुछ करना अपने को, तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूं, वही डिस्कस कर रहा हूं जो एग्जाम में पॉइंट्स उठाए जाएंगे, जिनके बेस पे आपको ये मालूम चलेगा डिसीजन क्या था और केस का नाम क्या था, बराबर है। तो इंडियन कॉफी वर्कर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट आता है, पहले सिचुएशन समझना, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं एक असेसी, मैंने म्यूनिसिपैलिटी, चेरथाला म्यूनिसिपैलिटी का केस है, म्यूनिसिपैलिटी से मैंने एक जगह रेंट पे ली थी कमर्शियल पर्पस के लिए। हमारा अग्रीमेंट भी साइन हुआ था उनके साथ में, एकदम बढ़िया अग्रीमेंट साइन हुआ था। मैंने उनको बोला कि भाई आपका जो भी किराया होगा दूंगा मैं, अग्रीमेंट में लिख दिया हमने, मान लो लिख दिया कि 1 लाख रुपीज पर मंथ मुझे पे करना है। मैंने कहा 1 लाख रुपीज पर मंथ मैं पे करूंगा आपको। तैयार थे सब, अग्रीमेंट साइन हो गया, सब कुछ तैयार हो गया। जैसे ही पेमेंट की बारी आई उन्होंने सर्विस टैक्स मांगा मुझसे। मैंने कहा सर्विस टैक्स तो मैं नहीं दूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा अग्रीमेंट में तो लिखा ही नहीं था। जब अग्रीमेंट में ही नहीं लिखा मैं क्यों पे करूं? क्या सर्विस टैक्स के क्लोज को अलग से अग्रीमेंट में बताना पड़ता है क्या? वो तो इंप्लाइड है, वो मुझे देना ही पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, इसमें एक सिचुएशन डालता हूं। किशोर कुमार ने, किशोर कुमार यू नो सिंगर, वो रियाज करने के लिए एक जगह किराए पे लेते हैं, रियाज, बराबर। एक म्यूनिसिपैलिटी से इन्होंने जगह किराए पे ली रियाज करने के लिए। किससे? एक चिरथला म्यूनिसिपैलिटी से। जगह रेंट पे लेने के बाद जब उन्होंने टैक्स मांगा इनसे, तो इन्होंने क्या बोला? अग्रीमेंट में तो लिखा ही नहीं था। तो जब अग्रीमेंट में नहीं भी लिखा तभी किशोर कुमार को पे तो करना चाहिए ना, मना थोड़ी कर सकते हैं। ये गलत बात है। सिंगर है तो है, ठीक है, आज नहीं है, महान सिंगर थे, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि टैक्स की चोरी करेंगे। अब दिमाग मत लगाना कि जब सर किशोर कुमार एक्सपायर हुए थे तब तो सर्विस टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं होता था, बराबर है। प्रोफेसर इज ऑलवेज राइट, बराबर है, ताकि केस का नाम आपको याद रहे, किशोर केस, रूम रेंटेड बाय म्यूनिसिपैलिटी। ओके, ये उसका केस आएगा आपके एग्जाम में। अब बात उन दिनों की है जब मैं एक बार बोला गया था कि भाई बिजनेस वगैरह कुछ चलते नहीं, और आप लोग जानते हैं टीचिंग में पैसा तो है नहीं, तो हम तो क्या है दाल रोटी लाइक कमा लेते हैं। दाल रोटी लाइक भी कुछ प्रोफेसर कमाते हैं, मेरे को तो वड़ा पाव जितना भी नहीं मिलता है। तो मुझे किसी ने बोला कि भाई जा करके तिरुपति के दर्शन करके आओ तो कुछ ना कुछ होगा। मैंने कहा कि ठीक है, तिरुपति जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हम वहां पर। अब तिरुपति जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे तो वहां पे क्या गेस्ट हाउस में रुके, क्योंकि बोले दर्शन सुबह में होगा। अब रात भर लाइन में कौन खड़ा, वहां पर लंबी लंबी लाइन लगती है। हम गेस्ट हाउस में रुके। गेस्ट हाउस से जाकर के मैंने पूछा भाई साहब डिक्लेयर टैरिफ कितना है आपका? बोले जी 1100 रुपीज। मैंने कहा ओके सर। मैंने कहा जी सर्विस टैक्स लगेगा? उन्होंने बोला अरे टेंशन मत लो, ये तो देवस्थान है, देवस्थान में हम टैक्स वगैरह नहीं लेते हैं, सर्विस टैक्स इम्प्लाइड ही नहीं होता है। मैंने कहा क्या बात है, ये तो हमको भी मालूम नहीं था आज तक। हम वहाँ पे गए रहे, अगले दिन डिपार्टमेंट वाले आए उनके पास, बोले भाई साहब सर्विस टैक्स पे करो। उन्होंने मुझे बोला सर सर्विस टैक्स तो देना पड़ेगा। मैंने कहा रात को तो तुमने बोला सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। बोला सर हमको नहीं मालूम था कि देवस्थान में भी जो गेस्ट हाउस होते हैं उन सब पे भी सर्विस टैक्स लगता है, क्योंकि कर तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ ही रहे ना, वो रोकने का पैसा तो ले ही रहे, फोगट में तो रोक नहीं रहे, तो सर्विस टैक्स तो बनेगा, बराबर है। तो होटल वाली जो सर्विस है कौन सी, किसकी? होटल वाली डिक्लेयर टैरिफ की किसकी थी? नहीं, डिक्लेयर टैरिफ वाली 1000 हेलेन, बराबर है। तो यहाँ पे जब देवस्थान में हम जाते हैं तो गेस्ट हाउस में रुके थे, पहले इसमें रुकने का था, दिखाया तो ये था, ओयो रूम पे देखा था, तो गए थे तो ऐसा मिला था हमारे को, बराबर है।
तो क्वेश्चन है कि क्या वहां पे भी सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल होगा। और केस का नाम ये तिरुमला जगह है जहां पे तिरुपति का मंदिर बना हुआ है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम तिरुपति, तिरुपति 2 बार आएगा। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम तिरुपति, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम तिरुपति। 108 बार इस मंत्र का जाप करो। चलो नेक्स्ट आते हैं नाहर इंडस्ट्रीज का केस। नाहर इंडस्ट्रीज का केस क्या है समझना जरा ध्यान से। मैं शुगर डिस्ट्रीब्यूटर हूं, शुगर बेचता हूं, वो बीमारी वाली नहीं, शुगर डायबिटीज नहीं, शुगर मतलब शक्कर। यहां पर वो शुगर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, शुगर बेचता हूं, सब कुछ प्रॉपर वे में बिजनेस चल रहा था। एक दिन गवर्नमेंट के कुछ लोग आए मेरे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के, बोले मिस्टर गॉड आप शुगर बेचते हो? मैंने कहा जी बिल्कुल। बोले आपकी जो ये शुगर है ये स्टोर करके रखना आप। कुछ क्विंटल बोल दी, एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे बोला 100 क्विंटल आप बेचना मत 3 महीने तक। मैंने कहा भाई साहब बेचूंगा नहीं तो मेरा तो बिजनेस ठप हो जाएगा, ऐसे थोड़ी काम चलता है, मेरे को तो सेल करना पड़ेगा। तब उन्होंने बोला कि ये स्टोर करना जरूरी है। मैंने कहा क्यों? बोले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 महीने बाद। मैंने कहा 3 महीने बाद अगर आपने बोला कि भाई हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो मेरा तो पैसा अटक गया, ब्लॉक भी हो रहा है ना भाई। शुगर तो मेरा तो एक तरह से देखा जाए तो अभी सेल कर देता, बट आप अभी बोल रहे मत सेल करो, मैं खाली बैठा हूं, कस्टमर आएंगे उनको कुछ बेचूंगा, कुछ को बोलूंगा भाई साहब नहीं है, और 3 महीने बाद आप बोल दोगे हमको परचेज नहीं करनी, मैं कहां जाऊंगा? बोला टेंशन मतलब तुम्हारी जो अपॉर्चुनिटी लॉस है ना उसके लिए हम पेमेंट करेंगे तुम्हारे को, ये लो पैसा। मैंने कहा थैंक यू सर, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। पैसा लेकर के रखा और रखने के बाद मैंने कहा सर निश्चिंत रहो, शुगर सेफ है, 3 महीने बाद बता देना खरीदनी हो तो, और मान लो 3 महीने बाद नहीं खरीदू तो मैं बेच दूं ना? बोले बेच देना। मैंने कहा ओके। इधर डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया, बोले महेश गौड़। मैंने कहा जी। बोले शुगर स्टोर की तुमने? मैंने कहा जी बिल्कुल की है ना, ये देखो इतनी सारी पड़ी है। बोले गवर्नमेंट के लिए की है? मैंने कहा जी बिल्कुल। पैसा भी दिया उन्होंने? मैंने कहा जी बिल्कुल दिया। मतलब आप वेयर हाउस कीपर की स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट को? मैंने कहा जी ऐसा नहीं है, स्टोरेज सर्विस कैसे, ये तो मेरी शुगर है। बोले नहीं सर्विस टैक्स लगेगा उस पैसे पे, क्योंकि आपने शुगर को स्टोर किया, उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो बराबर। मैंने कहा इधर आ, डिपार्टमेंट वाले, डिपार्टमेंट आया, बोले हाँ। मैंने कहा कान के नीचे चमाट दूंगा, अक्ल नाम की चीज नहीं है तेरे में। बोले क्या हुआ? मैंने कहा शुगर का मालिक कौन है? बोले गवर्नमेंट है। बोले नहीं तुम हो अभी तो। मैंने कहा मैं ही हूं ना, बेची थोड़ी अभी, तो शुगर मेरी है। बोले हाँ, तो मेरी शुगर मैं अपने ही गोडाउन में अगर रखता हूं तो इसमें स्टोर सर्विस क्या होगी? और गवर्नमेंट को सर्विस तो मैं तब प्रोवाइड करूंगा ना जब गवर्नमेंट की शुगर स्टोर करता, तो यहां पर शुगर मेरी है, तो गवर्नमेंट ने आपको पैसा क्यों दिया? मैंने कहा पगले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो थी मेरी, उसके लिए जो अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा था उसके लिए मुझे वो पैसा मिला, कोई स्टोर करने के लिए नहीं मिला है, तो इस पर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। सर ये केस कैसे याद रहेगा? शुगर होती आहार, केस का नाम है नाहार, बराबर है। शुगर होती है और केस का नाम है नाहार, शुगर होती है, केस का नाम है नाहार, नाहार इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेज लिमिटेड। हाँ देखो राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का केस। राजस्थान से एक लड़का आता है मुंबई में, सोचा कि कुछ करेंगे, मुंबई में आते हैं तो एक सपना लेकर के आते हैं। मैं भी एक सपना लेकर के मुंबई में आया था कि भाई कुछ बड़ा करेंगे, और जैसे ही मुंबई पहुंचे तो सारे सपने धूमिल होते नजर आए। फिर हमको बोला गया कि भाई साहब आप एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करोगे तो ज़्यादा बेटर है, टीचिंग लाइन में आ जाओ, किसी और लाइन में चले जाओ। मैंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं, और मैंने यहाँ पर एक छोटी मोटी क्लास में पढ़ाना शुरू किया जो मुझे 2 लाख रुपीज़, कितना 2 लाख रुपीज़ पर मंथ दिया करती है, बराबर है। यंग प्रोफेशनल्स अकेडमी, वहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू किया, 2 लाख रुपीज़ मुझे पर मंथ मिल रहा था, और सर्विस टैक्स का अमाउंट तो मैं लूँगा उनसे, क्यों मैं तो सर्विस दे रहा हूँ ना उनको, सर्विस टैक्स का अमाउंट लूँगा। मैंने 28,000 का सर्विस टैक्स का बिल बनाया, 2,28,000 रुपीज़, 2,28,000 रुपीज़ का मैंने बिल उनके हाथ में रख दिया। अब वो टीडीएस काट करके पेमेंट करेंगे मुझे। अब क्वेश्चन ये था टीडीएस 2,28,000 पे कटेगा या 2 लाख पे कटेगा? ध्यान से सुनना, टीडीएस जो होता है ना, टीडीएस वो सिर्फ और सिर्फ
सर्विस के अमाउंट पे कटना चाहिए, सर्विस की वैल्यू पे, ना कि सर्विस टैक्स के अमाउंट पे। लेकिन अगर मैंने जो इनवॉइस बनाया उसमें सर्विस टैक्स का अमाउंट अलग से बाइफरकेट नहीं किया, अलग से शो नहीं किया, बराबर है, उस केस में पूरे पे कट जाएगा 2,28,000 पे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्विस टैक्स का अमाउंट इनवॉइस में अलग से शो करना पड़ेगा। तो 2 लाख वैल्यू, 28,000 सर्विस टैक्स, तो उस केस में 2 लाख पे टीडीएस कटेगा। तो आज के बाद टीडीएस ऑन सर्विस टैक्स, नो मोर कंफ्यूजन, इस चीज को हमेशा याद रखना। अब इधर देखो, ये केस का नाम याद करना आपको। ये केस का नाम कैसे याद करेंगे मैंने प्रोफेशनल सर्विस क्लासेस को प्रोवाइड की और इनको प्रोवाइड की। किसने प्रोवाइड की, राजस्थान से एक आदमी आया, कहाँ पे, अर्बन एरिया में आया, बराबर, कहाँ से आया, अर्बन एरिया में आया। तो राजस्थान के एक आदमी अर्बन एरिया में आकर के प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है कि इनको, इन बिल्डर्स वगैरह को, तो प्रोफेशनल टैक्स सर्विस टैक्स लेगा। उस सर्विस टैक्स पे कभी भी टीडीएस नहीं करता, सर्विस की वैल्यू पे करता है। ओके, तो केस का नाम क्या है, राजस्थान, आया कहाँ, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, 10th में 2013 को एक अमेंडमेंट आया था। अमेंडमेंट क्या, मैं पहले उस अमेंडमेंट से पहले एक प्रोविजन समझाता हूं। 10th में 2013 से पहले कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसा कुछ हुआ ही नहीं करता था, बराबर है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल जैसा कोई ऑफेंस नहीं होता था। फिर सर्विस टैक्स में एक ऑफेंस इंट्रोड्यूस किया गया, कॉग्निजेबल, जिसमें आपको जेल में भी जाना पड़ेगा। सर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कब लगता है, तो यहां पे क्या बोला, वो तब लगता है कब, लेने का बट नहीं देने का। कब लगता है, लेने का बट नहीं देने का। सर इसका मतलब क्या होता है, लेने का बट नहीं देने का मैंने सर्विस टैक्स अपने क्लाइंट से कलेक्ट किया है, लिया है, बट गवर्नमेंट को नहीं दिया है, तो सर इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। नहीं, अगर ये अमाउंट मोर देन 50 लाख है, कितना, मोर देन 50 लाख है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। तो जो 50 लाख की कैलकुलेशन होगी ना, वो कैसे होगी, उसको एक इश्यू था। ये अमेंडमेंट आया 10th में 2013 को, और 10th में 2013 से पहले, 10th में 2013 से पहले मैंने 30 लाख रुपीज मान लेते हैं जो लिया बट डिपार्टमेंट को नहीं दिया। 30 लाख ले लिया मैंने। 10th में 2013 के बाद मैंने 25 लाख और लिया और डिपार्टमेंट को नहीं दिया। डिपार्टमेंट ने बोला कॉग्निजेबल ऑफेंस। मैंने कहा पागल हो गए हो क्या, अमेंडमेंट कब आया, बोला 10th में को। मैंने कहा उसके बाद अगर मैं 50 लाख कलेक्ट करूंगा और नहीं दूंगा तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। बोले नहीं, जो 50 लाख की कैलकुलेशन होती है ना, उसमें 10th में से पहले भी अगर आपने कुछ पैसा लिया बट डिपार्टमेंट को नहीं दिया, वो भी काउंट होगा 50 लाख के लिए, बराबर है। तो इधर देखो इस केस को रमेश बाबू, बराबर है। और यहां पर आपको एक ये केस याद करने का तरीका बताता हूं मैं। एक डायलॉग था ओम शांतियों में, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, याद है, याद है, ओम शांतियों में ऐसा डायलॉग था। अब यहां का डायलॉग चेंज करना है, हम ओम शांतियों में नहीं बना रहे हैं, वो जो थी वो फराह खान थी, तो हम फराह खान नहीं है यहां पर। हमारा डायलॉग क्या है, 50 लाख लेने का बट नहीं देने की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। 50 लाख लेने का बट नहीं देने की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। क्या, 50 लाख लेने का बट नहीं देने की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ये जब क्वेश्चन केस आएगा तो 50 लाख अमाउंट दिया रहेगा केस के अंदर, क्योंकि उसके बिना ये केस बन ही नहीं पाएगा, बराबर है, समझ में आया। तो 50 लाख आएगा तो रमेश बाबू आएंगे, रमेश बाबू आएंगे तो केस का नाम आएगा केंद्र रमेश बाबू नायडू। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अपने केस इन भाई साहब का है, बराबर है। ये भाई साहब शक्ल से सीधे दिखते हैं, है नहीं, बराबर है। चतुर, चंट, चालाक, चप्पल, सारे गुण इनके अंदर हैं। इनकी एक बात बताता हूं मैं आपको मालूम है डिमांड नोटिस इशू होता है डिपार्टमेंट की तरफ से, और एक उससे पहले शोकॉज नोटिस इशू होता है।
तो जो शोकोज नोटिस इशू होता है उसका एक टाइम पीरियड है 1 ईयर। और FCWSP का केस है, FCWSP मतलब फ्रॉड, कोल्यूजन, विलफुल मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट और बराबर। अब इधर देखना, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी प्रोविजन। अब इधर देखना, ये जो भाई साहब है ना, इन्होंने फ्रॉड किया दबा करके मस्त। मान लेते हैं कि फ्रॉड करने के बाद शांत बैठ गए। इनका बिजनेस क्या था मैं बता दूं, ये जो नर्मदा नदी है ना, ये इसके किनारे पर इनकी फैक्ट्रियां लगी हुई है जो झाड़ियों के अंदर छिपी हुई है, दिखाई नहीं दे रही है। ये चोरी छिपे करने का काम इनका ऐसा ही काम है। तो यहाँ पे फैक्ट्रीज है और क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजर ज्यादातर झाड़ियों के पीछे ही होते हैं, बराबर है। तो ये फर्टिलाइजर्स बनाने का काम था इनकी फैक्ट्री का। यहाँ पे इनकी फैक्ट्री थी और भाई साहब जो थे फ्रॉड करके शांत बैठ गए। 5 साल एक्सपायर हो गए, डिपार्टमेंट ने नोटिस इश्यू नहीं किया। क्यों? डिपार्टमेंट को पता ही नहीं था। अब डिपार्टमेंट ने तो नोटिस इश्यू नहीं किया, 5 साल एक्सपायर हो गए, तब डिपार्टमेंट कुछ कर भी नहीं सकता। एक दिन ये मुझसे मिलने आए, बोले सर रातों को नींद नहीं आती, दिन का चैन उड़ गया है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? सीए का एग्जाम है? बोले नहीं सर, बार बार एक गिल्ट महसूस होती कि देश के साथ धोखा किया। मैंने कहा क्या धोखा किया भाई तूने? बोले सर नर्मदा नदी के किनारे जो मेरी फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्री थी गुजरात में। मैंने कहा हाँ। बोले मैंने एक फ्रॉड किया था जिसको 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके, डिपार्टमेंट ने कोई शोकॉज नोटिस इशू किया नहीं, बट वो गिल्ट मुझे जीने नहीं दे रहा है। मैंने कहा जा हर्ष जा, जी ले अपनी जिंदगी। जा करके डिपार्टमेंट को पैसा दिया। ये डिपार्टमेंट के पास गया और डिपार्टमेंट को बोला ए पगले, तू तो पकड़ ही नहीं पाया था मेरा फ्रॉड, लेकिन मैं चला करके आया हूं, ये पकड़ो जो मैंने फ्रॉड किया वो पैसा। डिपार्टमेंट बोला अच्छा फ्रॉड किया था आपने? बोले यस। बोले इंटरेस्ट कौन पे करेगा इसका? इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। क्या इस केस में इंटरेस्ट लगना चाहिए? डिपार्टमेंट की तो हिम्मत भी नहीं थी अब कुछ कर सके। जाकर के वहां पे अगर भंगड़ा भी करते ना कि भाई मैंने तो फ्रॉड किया है, तब भी उनका तो टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका था। तो एक तो बंदा फिर भी जाकर के पेमेंट कर रहा जो उनके राइट से ही बियॉन्ड था, फिर भी पेमेंट करो और आप उसको बोलते इंटरेस्ट, तो ये क्या बोलेगा, चल जा, नहीं करता क्या कर लेगा, फिर क्या कर लोगे? तो शांति से जो दे रहा ले लो, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करने का। ओके। अब इधर देखो केस का नाम, इनकी फैक्ट्री कहां पे थी? गुजरात में, किस नदी के किनारे? नर्मदा। किसकी फैक्ट्री थी? फर्टिलाइजर्स की, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड। किसी के नाना जी एडवोकेट है क्या तुम में से? किसी के नाना एडवोकेट है? किसके हैं? किसी के भी नहीं है? तुम्हारे? अरे वाह थे, अरे वाह चलेगा, कोई टेंशन नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ स्टेज पर फटाफट, तुमको सेलिब्रिटी बनाते हैं। क्या नाम है? संदीप दुबे। संदीप जी की कहानी हमारी जुबानी। संदीप जी, हर्ष, ये सब एक ही जैसे हैं, जोलर नंबर 1। सिर्फ फ्रॉड किया और कुछ नहीं किया, और फ्रॉड करने के बाद मिलने वालों को तकलीफ देते हैं। इनके नाना जी एडवोकेट हैं, बराबर। और संदीप जी जो है उन्होंने क्या है, ग्लास बनाने का काम था इनका, ग्लास बनाने की फैक्ट्री थी और फ्रॉड किया था तगड़े। अब ग्लास किस टाइप के बनाते थे वो तो ये जानते हैं, बराबर है। वो वाइन के बनाते हैं या और कौन कौन से बनाते हो? बस वाइन के। अच्छा पानी के ही? नहीं बस वाइन के। अच्छा वाइन के बनाते हैं, ठीक है। तो ग्लास बनाने की अच्छी खासी फैक्ट्री थी। अब इनका इशू क्या था कि डिपार्टमेंट ने इनको नोटिस इशू किया था, केस लड़ने के लिए तो ये जाते नहीं थे। नाना जी एडवोकेट थे, वही जाते थे। बोलते नाना जी प्लीज देख लेना ना, थोड़ा बिजी हूं मैं। बोले बेटा कहाँ पे बिजी? व्हाट्सएप पे चैटिंग करनी है आज, बराबर। तो ये तो जाते नहीं। तब नाना जी गए कोर्ट में और कोर्ट ने डिसीजन जो है इनके अगेंस्ट में दे दिया था। ऑर्डर नाना जी को इश्यू कर दिया था, ऑर्डर नाना जी को मिल गया था, ओपन कोर्ट में ओपिनियन दे दिया उन्होंने। अब हुआ क्या, इन्होंने दिमाग लगाया, बोला नाना जी ऑर्डर आपको मिला है ना, मुझे तो नहीं मिला है। तो मुझे नहीं मिला तो इसका मतलब मुझे सर्व ही नहीं हुआ। सर्व ही नहीं हुआ तो वो तब तक वैलिड ही नहीं होगा जब तक मुझे सर्व नहीं होता। नाना जी ने बोला लेकिन मुझे तो मिला, ये नाना जी की फोटो है। नाना जी ने बोला लेकिन मुझे तो मिला। क्वेश्चन ये कि अगर ओपन कोर्ट में एसएससी के एडवोकेट को ऑर्डर दे दिया जाए तो क्या ये माना जाएगा कि वो एसएससी को सर्व हो गया? माना जाएगा, क्योंकि केस रिप्रेजेंट करने तो वही आए थे। वो जब दलील दे रहे थे तो फिर वो दलील भी नहीं माननी चाहिए कि वो ये दे रहे। तो उस केस के अंदर वहां पे क्या माना जाएगा कि ऑर्डर सर्व हो गया। भले इनको नहीं, इनके एडवोकेट को अगर दे दिया गया जो वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे थे इनको, ये माना जाएगा कि इनको ऑर्डर सर्व हो गया है।
तो केस लड़ने के लिए इनके कौन आए थे? नाना जी आए थे। केस का नाम है नानुमल ग्लास वर्क। क्या है? नानुमल ग्लास वर्क। थैंक यू दोस्त। सीपी जोशी का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, नहीं सुना? क्या बात करते हो? सीपी जोशी के साथ में वही हुआ जो एक सी स्टूडेंट के साथ में होता है। क्या बात करते हो सर? वो राजस्थान के सीएम बनने वाले थे, बराबर है। 2009 के इलेक्शन में राजस्थान के सीएम बनने वाले थे सीपी जोशी, और नो डाउट है कि आराम से बनते भी, सब लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे थे। कांग्रेस गवर्नमेंट के इलेक्शन थे। इलेक्शन के टाइम में जब इलेक्शन हो गया तो वोटिंग हुई तो सीपी जोशी हार गए थे 1 वोट से। तो ये वैसा ही लगता 399 पे आकर के सी स्टूडेंट्स रह गया हो, और 2 बार 3 बार काउंटिंग हुई थी, वो 1 वोट से हार गए थे। और सुनने में आया कि उन्होंने और उनकी वाइफ ने तो वोट ही नहीं डाला था, ओवर कॉन्फिडेंस में। तो ये तो वही बात होगी कि आंसर आता था सीए का, बट छोड़ो ना, अपन तो वैसे ही पास हो जाएंगे, 2 आंसर नहीं लिखते हैं, बराबर है। थक गए थे तो लिखा नहीं वो 2 आंसर, वैसी सिचुएशन हो गई उनकी। बट बाद में ये एमपी के इलेक्शन में खड़े हुए, उसमें जीते, और कुछ टाइम के लिए रेलवे मिनिस्टर भी रहे है कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में। सीपी जोशी जो है उनका एक बिजनेस मानते हैं, उनके बेटे के साथ में सीपी एंड सन्स, इसलिए सीपीएस है, टेक्सटाइल का बिजनेस है। सीपी जोशी को क्या हुआ था कि टाइम पर, अब नेता लोग ड्यूटी वगैरह टाइम पे करते नहीं, टैक्स वगैरह टाइम पर पे करते नहीं, तो ड्यूटी टाइम पर, टैक्स टाइम पर पे ही नहीं करते थे। जब ड्यूटी और टैक्स टाइम पर पे नहीं करते थे तो अब क्या किया जाए? डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू कर दिया, बोले भाई साहब आपको इतनी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। उन्होंने ड्यूटी पे की बट इंटरेस्ट पे नहीं किया। बोला इंटरेस्ट पे क्यों नहीं किया? बोले इंटरेस्ट के लिए कहाँ नोटिस आया कि इंटरेस्ट भी पे करना है? क्या उसके लिए अलग से कोई नोटिस आता है? खाली लिख दिया जाता है कि आपको इतना % इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा ड्यूटी के साथ, क्योंकि अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो तब तक चलती जाएगी जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे। तो ये कंफर्म थोड़ी कि आप पेमेंट किस तारीख को कर दोगे, तो जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक का इंटरेस्ट भी तो देना ही पड़ेगा आपको, बराबर। उसके लिए कोई सेपरेट नोटिस इशू नहीं आता। और सीपी जोशी वहां पे केस हार गई। सीपीएस टेक्सटाइल, ध्यान से सुनना, एक स्पेसिफिक डिस्क्लेमर, मैं ये जो टेक्निक यूज कर रहा हूं यहाँ पे वो याद करवाने के लिए यूज कर रहा हूं। ये जो घटना है वो वास्तविक है, बट जो कैरेक्टर के नाम ले रहा हूं वो वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पे जो भी कैरेक्टर है वो फिक्टिशियस है, जैसे सीपी जोशी, ये एक रियल केस सीपी जोशी का नहीं है। सीपीएस टेक्सटाइल मिल एक दूसरी है, उसका केस है, बराबर है। तो ये जो भी नाम ले रहा हूं मैं कैरेक्टर के, जैसे नाना जी का नाम लिया, उनके नाना जी का यहाँ पर, तो ये जितने भी नाम है, संदीप आया, हर्ष आया, ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर है जो फिक्टिशियस कैरेक्टर है। इंसिडेंट्स जो भी इनके वो रियल है। तो अगर कोई भी कैरेक्टर की कहीं पे समानता पाई जाती है तो मात्र ये एक सहयोग होगा। और ये सिर्फ एक मेमोरी टेक्निक है जो नाम याद करवाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं। अगर किसी की भावनाओं को आहत पहुंचे, और सीपी जोशी जी अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और आपकी भावनाओं को आहत पहुंचे, तो याद रखिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, बट क्या करें, स्टूडेंट के लिए करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। सुनो, जय जय, ये तूने क्या किया, जय जय, बराबर। ये केस है जे। अब ये केस क्या है जो है, जे का केस है, जय कुमार लोहानी का। इस केस के अंदर सिचुएशन आई थी, एक सिचुएशन क्या थी कि भाई डिपार्टमेंट ने एक नोटिस इशू किया, बराबर है। डिपार्टमेंट ने एक नोटिस इशू किया और वो नोटिस था कॉन्फिस्केशन का। किसका था? तो प्रोडक्ट को कॉन्फिस्केशन में ले लिया, उसके लिए शोकोज नोटिस इशू किया कि हम शोकोज नोटिस कि हम तुम्हारे गुड्स को कॉन्फिस्केशन में क्यों ना लें। एक नोटिस इशू हुआ, अभी तक उसका कुछ फाइनल फैसला ही नहीं हुआ। इसको नोटिस इशू किया था जे को नोटिस इशू किया था कि भाई तेरा ये जो प्रोडक्ट है ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो एक स्क्रैप प्रोडक्ट भी बना है, इससे भी गलती तो हुई है एक, बराबर है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में है। अभिषेक बच्चन, और नहीं वैसे अभिषेक बच्चन के लिए एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी चलाई है गवर्नमेंट ने, नहीं यश राज ने, धूम। अब हुआ क्या, बोले कि भाई आपके गुड्स को कॉन्फिस्केशन में लिया जाएगा, तो उसके लिए शोकोज नोटिस भेजा अमिताभ बच्चन को कि आपके गुड्स को कॉन्फिस्केशन में क्यों ना ले जे। तो जे ने बोला ओके, इस नोटिस का जवाब देंगे। जे ने रिप्लाई किया, बट अभी तक वो केस, वो नोटिस खत्म नहीं हुआ था काम। उससे पहले एक और नोटिस आ गया, किसका? शोकोज नोटिस ड्यूटी के लिए, डिमांड नोटिस होता ना ड्यूटी का। तो उसने बोला पहले वाले जो शोकोज नोटिस था कॉन्फिस्केशन का,
उसका तो फैसला ही नहीं हुआ, तुमने तो दूसरा नोटिस और थोप दिया मेरे ऊपर, पहले उसका फैसला होने दो कि कॉन्फिस्केशन का क्या सीन है, और उसके बाद में आप डिमांड नोटिस इशू कर सकते हो। उससे पहले क्या तो इनवैलिड माना जाएगा, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है। डिपार्टमेंट बाद में भी नोटिस इशू कर सकता है। इसको गुस्सा आ गया, इसने तो लोहे की छड़ उठाई और डिपार्टमेंट को मारना शुरू किया। देखो ये लोहे के जो है ना ये कंगन, इनसे डिपार्टमेंट को पीटना शुरू किया, बुरी तरह से पीटना शुरू किया। और डिपार्टमेंट बोलता रहा जे लोहा नहीं, लोहा नहीं, लोहा नी, लोहा नी, क्योंकि उससे नहीं मारना चाहिए यार। ठीक है, डिपार्टमेंट अपनी जगह पे सही था, 2 नोटिस इशू किए जा सकते हैं। वो पहले वाला तो कॉन्फिस्केशन का था, दूसरा वाला डिमांड का था, तो 2 अलग अलग नोटिस है ये, भले एक ही केस से रिलेटेड हो, किए जा सकते हैं। तो जे कुमार लोहा नी। ओके, चलो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ सिचुएशन दूंगा। और मुझे एक काम करो, वो दो, किसी ने नाम लिखे केस के, बस दोस्त, मैं केस का नाम बोलूंगा, आप सिचुएशन बोलूंगा, आपको केस का नाम बताना है। एसईजेड के अंदर एक यूनिट थी प्री प्रोडक्शन से पहले, जेडएस। ओके, मेरा एक गेस्ट हाउस है जो पब्लिक अगर दर्शन के लिए आते हैं भगवान के, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैंने शुगर स्टोर करके रखी, नार इंडस्ट्रीज। ओके, प्रोफेशनल सर्विस में सर्विस टैक्स पे टीडीएस कटेगा, एक्सीलेंट। मैं 10th में 2013 को एक अमेंडमेंट आया था जिसकी वजह से 50 लाख की कैलकुलेशन में उससे पहले का अमाउंट भी कवर होगा। केंद्र रमेश बाबू नायडू। एक और केस लेते हैं, क्या जब डिमांड नोटिस आता तो डिमांड नोटिस के साथ में, जो डिमांड नोटिस आएगा, डिमांड नोटिस के साथ में आपके इंटरेस्ट के लिए भी अलग से कोई सेपरेट नोटिस आना चाहिए? केस का नाम सीपीएस टेक्सटाइल, सीपीएस टेक्सटाइल। नाउ एक और केस आता है आपके ओपन कोर्ट में, अगर डिसीजन दे दिया जाए एडवोकेट को, नानुमल। ओके, अगर एसएससी 5 ईयर्स एक्सपायर हो जाता टाइम लिमिट, उसके बाद में जो शोकॉज नोटिस इशू का है जाकर के, एक्सीलेंट। एक बार शोकॉज नोटिस कॉन्फिस्केशन का इशू किया और उसके बाद में दूसरा एक और शोकॉज, जय कुमार लोहानी। एक और, अगर मेरे पास कैंटीन और कैंटीन मैंने यूज करने का, ओके ना, अब शुरू करते हैं। एक और केस अग्रवाल इंडस्ट्रीज का। ये केस एक्चुअली एग्जाम एक बार आ चुका है, एग्जाम एक बार ये केस आ चुका है, पर बहुत पहले आया था, तो टाइम हो गया, तो शायद वापस एक बार आ जाए एग्जाम के अंदर। ये केस क्या था मैं समझाता हूं आपको। अग्रवाल इंडस्ट्रीज जो है, इन्होंने, यहां पे अग्रवाल कौन है, कोई है अग्रवाल? आ जाओ आ जाओ, 2 अग्रवाल है यार, दोनों आ जाओ, अग्रवाल एंड अग्रवाल वर्सेस अग्रवाल। तुम भी आ जाओ और तुम भी आ जाओ। ध्यान से सुनना, अग्रवाल ब्रदर्स जो है, दोनों अग्रवाल मिलकर के इंपोर्ट का एक बिजनेस शुरू करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। ये क्या करते हैं, कुछ गुड्स इंपोर्ट करते हैं, बराबर। एक अग्रवाल यूके में रहते हैं, एक अग्रवाल इंडिया में रहते हैं, बराबर है। तो ये इंडिया वाले अग्रवाल है, ये यूके वाला अग्रवाल है। ये अग्रवाल जी इन अग्रवाल जी के पास जाते हैं और एक अग्रीमेंट साइन करते हैं। जब आप ये बताओ, कल कस्टम्स का वीडियो किसी ने देखा घर जाकर के? किसने देखा? तुम लोगों ने देखा? अब मैं बताता हूं, उसके अंदर मालूम है एक अग्रीमेंट साइन होता है, बराबर। वो अग्रीमेंट क्यों साइन होता है, उसका रीजन समझना है। यहाँ पर ये यहाँ पे गए और इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ, बार बार। अब ऐसा तो है नहीं कोई अपन को विराट से सामान लेकर के आना है, भाईंदर से विराट जाना है, जो रोज ही जाकर के बोल देंगे लो भाई साहब सामान दे देना, लेने के लिए आए हैं। अब ये तो सालों में एक बार एक दूसरे से मिलते हैं, कई सालों में। पहली बार इनसे मिले यूके जाकर के, डील फाइनल की कि भाई आपको हम जैसे ऑर्डर देंगे उसके इतने दिनों में माल भेज देना है। सारी बात फाइनल हो गई, सब कुछ फाइनल हो गया। रेट पे आकर के बात अटकी थी, तो उन्होंने रेट एक फिक्स कर ली 1 साल 2 साल के लिए, कि 2 साल तक इसी रेट में हम आपको गुड्स देंगे। उसका एक अग्रीमेंट बना लिया। एग्जाम्पल लेते हैं $2 लाख। $2 लाख में ये इनको प्रोडक्ट देंगे, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी। फाइनल हो गया, अग्रीमेंट बन गया, सब कुछ फाइनल हो गया। ये इंडिया आ गए। अब इनसे माल $2 लाख के हिसाब से आता था, ये ड्यूटी भी, इंपोर्ट ड्यूटी भी पे कर देते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी दोनों को। यूके के अंदर इन्फ्लेशन आ गया
और उसी प्रोडक्ट की रेट चली गई $3 लाख के करीब, $275 के करीब। और ये जो भाई साहब है ये भी इंडिया से, ये भी इनसे गुड्स इंपोर्ट करते हैं, ये भी इन्हीं से इंपोर्ट करते हैं, बट इन्होंने उस टाइम कोई अग्रीमेंट वगैरह तो बनाया नहीं है, तो आज गए उनसे बातचीत की, $275,000 में डील डन की। सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी वहीं से आ रही है। ये $275,000 में लेके आ रहे, बट इनको कितने में मिल रही है? डिपार्टमेंट ने बोला इनको, दोस्त ये तो फ्रॉड है, बाकी सब $275,000 में ला रहे हैं, तुम $2 लाख में ला रहे हो, इसका मतलब तुम इंपोर्ट ड्यूटी की चोरी करना चाहते हो। तो यहां पर 2 लाख आइडेंटिकल गुड्स के अकॉर्डिंग तुम्हारा वैल्यूएशन किया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन किया जाएगा? आइडेंटिकल गुड्स के अकॉर्डिंग तुम्हारे यहां पर वैल्यूएशन किया जाएगा। अब क्वेश्चन है कि ऐसी सिचुएशन में क्या इन पे ड्यूटी $275,000 के हिसाब से लगनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अपनी जगह पे सही है, इन्होंने कोई फ्रॉड करने की इंटेंशन नहीं थी, अग्रीमेंट की वजह से हुआ और डिसीजन इनके फेवर में आया कि ये ड्यूटी $2 लाख के अकॉर्डिंग ही पे करेंगे, वैल्यूएशन इनका $2 लाख के अकॉर्डिंग ही होगा। केस था आपके अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। ओके, दोनों अग्रवाल थे, और बढ़िया लोग जो होते हैं उनमें अग्रवाल ही ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में ध्यान देते हैं। तो ये इन्फ्लेशन की वजह से वहां पर जो है उसके डर की वजह से इन्होंने क्या किया, एक पहले से एग्रीमेंट करवा लेते हैं ताकि एक अमाउंट फिक्स रहे, और वहां पे इन्फ्लेशन आया जिसका नुकसान इंडियन इंपोर्टर को ना भुगतना पड़े। एक TR6 चालान होता है, TR6 चालान। जब कभी भी आपको रिफंड क्लेम करना हो तो आप क्या TR6 चालान जो होते हैं, TR6 चालान, उस TR6 चालान को वहाँ पे डिपार्टमेंट को सबमिट करते हो और उसके बाद में वो रिफंड देते हैं। एक एसएससी था जिसे TR6 चालान गुम गया था, बट उसकी जेरोक्स कॉपी थी उसके पास, फोटो कॉपी उसकी कॉपी थी उसके पास में, बट ओरिजिनल गुम गया था, ओरिजिनल नहीं था उसके पास में। क्वेश्चन था कि जो ओरिजिनल चालान तो है नहीं, तो जो कॉपी थी इस TR6 की, इसके बेस पे उसको रिफंड मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों? प्रूफ तो हो ही जाएगा यहां पर। अब इस केस को याद कैसे रखना है, केस का नाम, तो केस का नाम ऐसे याद रखना, पहले यहां पर समझ लो, बाद में मैं बताता हूं। जिस आदमी का TR6 चालान घूम गया था, वो आदमी मेरे पास आया, बोले गौड़ साहब डुप्लीकेट के बेस पे रिफंड मिलेगा क्या? मैंने कहा अब तो नारायण ही मालिक है इस चीज़ का। बोले ये नारायण कौन है? मैंने कहा प्रभु नारायण, बराबर है, विष्णु भगवान उनको नारायण बोलते हैं। उसने उनकी तपस्या की, विष्णु भगवान ने उसको उसकी फोटो कॉपी दी TR6 की। बोले ये फोटो कॉपी लेकर के जा, तेरे को क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा। ओके, TR6 की फोटो कॉपी किसने दी? नारायण भगवान ने दी, और नारायण भगवान से TR6 की फोटो कॉपी लेकर के क्या, देखो इधर, वो भी अटेस्टेड फोटोकॉपी, TR6 की अटेस्टेड फोटोकॉपी होती है तो रिफंड मिलता। तो अटेस्टेड फोटोकॉपी लेकर के गया TR6 की, किसने दी थी? नारायण ने दी थी, और उस अटेस्टेड कॉपी के बेस पर उसको क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा। समझ में आया? तो केस है नारायण नाम्बियार मैलोत्स। ओके, नारायण नाम्बियार मैलोत्स, नारायण मैलोत्स। ओके, आपने रिफंड चैप्टर पढ़ा हो, तो रिफंड चैप्टर में एक है डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, बराबर, ये एक प्रोविजन होता है। इसका मतलब क्या होता है? रिफंड उसी को मिलना चाहिए जिसने एक्चुअल बर्डन बेयर किया हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं मैं हूं, मैंने अगर कोई भी गुड्स इनको सेल किया है तो मैंने इनसे ड्यूटी कलेक्ट की, बराबर है। फिर इन्होंने अगर किसी और को सेल किया और सेनवेट क्रेडिट ले लिया, और मान लो वो ड्यूटी मैंने गलती से इनसे कलेक्ट की थी, तो रिफंड अब इनको मिलेगा, या इन्होंने तो बर्डन आगे ट्रांसफर कर दिया सेनवेट क्रेडिट लेकर के, किस पर? जिसको इन्होंने माल बेचा, या उसको मिलेगा। तो बोला गया जिसने एक्चुअल बर्डन बेयर किया, एक्चुअल में जिसकी पॉकेट से पैसा गया है, रिफंड उसी को मिलना चाहिए। इसलिए आपने अगर रिफंड चैप्टर को ढंग से पढ़ा हो तो रिफंड के साथ में आपको प्रोविजन भी देने पड़ते हैं। क्या देने पड़ते हैं? सॉरी, एविडेंस देने पड़ते हैं। प्रोविजन ऐसा है कि उसके साथ आपको एविडेंस देने पड़ेंगे, बराबर। सर किस चीज के एविडेंस की? आपने एक्चुअल बर्डन बेयर किया हो। खाली कुछ ही ऐसे केस है जिसमें एविडेंस देने की जरूरत नहीं होती। सर कौन कौन से केस? गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया रूल 18 में, तो ड्यूटी आप ही पे करोगे।
सैनवर्ड क्रेडिट का रूल 5A जो है आपके वो हो गया, रूल 12 हो गया सैनवर्ड क्रेडिट का। ये सब वो केसेस है जिनमें बर्डन आपके अलावा कोई बेयर कर ही नहीं सकता, तो आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती। बट बाकी सब केस में आपको एविडेंस देने पड़ते हैं कि आपने एक्चुअल बर्डन बेयर किया। अब केस कुछ ऐसा था, जरा ध्यान से सुनना। मैडम, मैंने इन मैडम को कोई भी गुड सेल किया, मान लेते हैं 1 लाख रुपीज गुड्स की वैल्यू रखी, ये भी मान लेते हैं। ड्यूटी या टैक्स का अमाउंट जो है, सर्विस है तो टैक्स का अमाउंट आएगा, मान लेते हैं 20,000। इनसे 1,20,000 ले लिया, मतलब अभी तक माल बेचा नहीं या कुछ भी नहीं, 1,20,000 ले लिया। अब हुआ क्या, इन्होंने ड्यूटी का अमाउंट मुझसे वापस ले लिया और माल मतलब गुड्स बेचा और वापस रिटर्न कर दिया मुझे एक तरह से। जब गुड्स रिटर्न कर दिया तो मैंने तो 1,20,000 दे दिया। अब 20,000 का बर्डन किसने बेयर किया? मैंने। प्रोविजनल असेसमेंट जो होता है उसमें भी आपने देखा होगा कि मान लो डिपार्टमेंट ने प्रोविजनल बेसिस पे बोला कि महेश गौड़ 1 लाख रुपए पे ड्यूटी पे करो, तो मैंने 20,000 पे कर दी, वो मैंने इनसे कलेक्ट की, बराबर है। और मान लो ये मुझे बोलती है नहीं नहीं सर, जब तक फाइनल अमाउंट नहीं आएगा मैं आपको ड्यूटी पे नहीं करूंगी, तो फिर मैंने अपनी पॉकेट से पे की डिपार्टमेंट को, तो बर्डन तो मैंने बेयर किया, बट प्रूफ तो देना पड़ेगा ना। तो कई बार क्या होता है, हम इनसे ड्यूटी लेते हैं, बाद में वापस ही हमसे मांग लेती है और उस वक्त बर्डन हमारे ऊपर आ जाता है, हमारे ऊपर आ जाता है। डिपार्टमेंट ने बोला कि प्रूफ दो, तो मैंने क्या किया, इनसे एक डेबिट नोट लिया। क्या लिया? डेबिट नोट लिया कि भाई ड्यूटी का बर्डन आपने बेयर नहीं किया, मैंने बेयर किया, प्लीज ऐसा एक डेबिट नोट दे दो। अब इन्होंने बोला सर डेबिट नोट किस चीज से बनाओ, मेरे पास तो बनाने को चीज ही नहीं है। ये अपनी फैक्ट्री में थी, देखो रबर बनाती, अच्छी खासी फैक्ट्री है इसकी, बट डेबिट नोट देने के टाइम में लापरवाही करी है। मैंने कहा मैडम एक ऐसा डेबिट नोट दे दोगे तो मुझे एक रिफंड मिल जाएगा, समझा करो बात को। बोले रुको मैं एक डेबिट नोट बनाती हूँ। एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करती है नोट, डेबिट नोट बनाने की। सर वो टेक्नोलॉजी क्या है? जो रबर होता है ना, रबर, उस रबर का डेबिट नोट बनाया इसने। किसका बनाया? रबर का डेबिट नोट। ये डेबिट नोट जो दिख रहा है ना, ये पूरा डेबिट नोट रबर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? रबर का डेबिट नोट बना हुआ है। ये रबर है, उससे ये डेबिट नोट बनाती है और इसने ये डेबिट नोट मुझे दिया। बोले जाओ सर जाओ, जाकर के अपना रिफंड ले लो। वो डेबिट नोट में डिपार्टमेंट को दूंगा तो मुझे रिफंड मिल जाएगा। क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर डेबिट नोट को लेकर के, डेबिट नोट वर्ड देना पड़ेगा उनको। तो डेबिट नोट इन्होंने किसका बना करके दिया था? रबर का। ये नई टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नो, न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्नो रबर इंडस्ट्रीज, तो रबर का डेबिट नोट था तो टेक्नो रबर इंडस्ट्रीज। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी अच्छी साइलेंट एक्टिंग की यहां पर। ध्यान से सुनो, ये एक फैक्ट्री है ए, ये एक फैक्ट्री है बी, डम्मी यूनिट है ये। सर डम्मी यूनिट क्या होती है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। आपको मालूम है ना कि हमारे एक्साइज में 150 लाख रुपीज से ज्यादा का अगर टर्नओवर होता है तो एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती है। एसएसआई चैप्टर पढ़ा हो आपने, तो एसएसआई में हुआ क्या था, एक असेसी था, इसका टर्नओवर जब 145-148 लाख होने लगा तो उसने बी नाम से एक और यूनिट शुरू कर दी। यहाँ की मशीनें उधर भेज दी, यहाँ के लेबर उधर भेज दिए, प्रोडक्शन शुरू कर दिया ताकि इसको भी एक्स्ट्रा 150 लाख का बेनिफिट मिल जाए, बराबर है। जब ये हो जाएगी तो एक और शुरू कर देगा वो, तो लोग यूं करने लगे। तो ये क्या मानी जाती है? डम्मी यूनिट। और डम्मी यूनिट में एसएसआई का चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें प्रोविजन था, डम्मी यूनिट में टर्नओवर क्लब होता है। मान लेते हैं इसका टर्नओवर था 148 लाख, इसका टर्नओवर था 140, तो टोटल टर्नओवर कितना माना जाएगा? 2,88,000। इसमें से 150 एग्जेम्प्ट होता है, तभी कितना ड्यूटेबल हो जाएगा आपके? 138 लाख। बट इस पर तो मैंने ड्यूटी पे ही नहीं की, चोरी कर ली, बराबर है। तो इस पर ड्यूटी चोरी की तो डिपार्टमेंट डिमांड वगैरह तो लेगा ही, इशू करेगा, स्क्रूटनी में केस फंसा और नोटिस भेजा। डिपार्टमेंट ने क्या किया? नोटिस भेजा। अब नोटिस क्या किया था डिपार्टमेंट ने? दोनों को एक यूनिट मान करके भेजा। एक नोटिस भेजा मेरी इस यूनिट को, शातिर कितना देखना, एक नोटिस भेजा इस यूनिट को, पेनल्टी दोनों पे लगेगी, तुम भी पे करो, तुम भी पे करो, रिकवरी दोनों से की जाएगी। मैंने उनको बोला मेरी ये यूनिट तुम डम्मी मानते हो? बोले हाँ। मैंने कहा डम्मी मतलब जेरोक्स मानते हो इसकी? बोले हाँ। मैंने कहा मतलब ये जेरोक्स है? बोले हाँ बिल्कुल ये जेरोक्स है। मैंने कहा इसका मतलब अगर ये जेरोक्स है तो ये और ये तुम दोनों तो एक ही मानते हो? बोले हाँ। मैंने कहा ये अलग अलग है या एक ही है, पहले ये बता डिपार्टमेंट को। बोले एक ही है। मैंने कहा एक ही है?
तो पेनल्टी अलग अलग कैसे चार्ज हो रही है? तुम खुद ही बोल रहे हो कि डमी यूनिट को एक ही यूनिट मानी जाएगी, टर्न और क्लब होगा, क्लबिंग के टाइम में तो तुम इनको एक मान करके ड्यूटी इस पे चार्ज करवा रहे हो, लेकिन जब नोटिस भेजने की बारी आई, पेनल्टी और डिमांड चार्ज करने की बारी आई, तब तुम्हारी नजर में दोनों अलग अलग यूनिट हो गई। नहीं, एक ही को भेजा जाएगा। तो इसको जो नोटिस भेजा जाएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। बराबर है? तो वो नोटिस यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इधर देखो, कंपनी का नाम है जेनन। जेनन कैसे याद रखोगे? डमी यूनिट जस्ट लाइक जेरोक्स यूनिट, जेरोक्स जेनन। जेनन कंपनी, केस का नाम ही यही है जेनन का, और ये केस आपके कॉमन टॉपिक्स के अंदर आएगा ये। बराबर है? चित्रा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये चित्रा आंटी का लड़का है। बराबर है? चित्रा आंटी एक बहुत ही खूबसूरत आंटी है, उनकी फोटो इसने डाली नहीं जेलेसी की वजह से। चित्रा आंटी जो है एक बिल्डर थी। क्या, कौन थी? बिल्डर थी। ठीक है, आज भी है। और ये उनके द्वारा बनाई गई, ये उन्होंने ये सारी बिल्डिंग्स चित्रा आंटी ने बनाई थी, और नाम भी दिया चित्रा बिल्डर्स को। उनका बेटा जो है, उनको रखने के लिए उनको छोटे मोटे घर चाहिए होते हैं। बट आंटी से क्या हुआ था कि एक दिन आंटी के वहाँ पे सर्च हुई। सर्च मालूम है? डिपार्टमेंट की तरफ से होती है। बराबर है? सर्च हुई। सर्च के टाइम पे डिपार्टमेंट ने उनसे 2 करोड़ रुपीस लिए, बिना प्रॉपर असेसमेंट ऑर्डर पास किए। बोला कि इतना अमाउंट आपका बनता, बिना असेसमेंट ऑर्डर पास किए। प्रॉपर असेसमेंट ऑर्डर पास ही नहीं हुआ। क्या डिपार्टमेंट सर्च के दौरान बिना असेसमेंट ऑर्डर पास किए ये अमाउंट चार्ज कर सकता है? कोर्ट ने क्या फटकार लगाई थी उनको। और खासतौर से बिल्डर से तो करना ही नहीं चाहिए, कि उनकी अप्रोच बहुत ऊपर तक होती है। कम से कम प्रॉपर असेसमेंट ऑर्डर तो पास करो उनके लिए, और वो भी बिल्डर अगर चित्रा आंटी जैसी हो तब तो करना ही महापाप होता है। बराबर है? तो उनको 2 करोड़ रुपीस वापस रिफंड किए गए। अगर आपके एग्जाम में ये केस आएगा तो क्या क्या पॉइंट उठाए जाएंगे देखना। या तो अमाउंट भी देंगे 2 करोड़ रुपीस, अगर अमाउंट नहीं भी दिया तो ये जरूर देंगे कि सर्च में अप्रोप्रिएट असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं हुआ था, फिर भी अमाउंट ले लिया गया, क्या वो अमाउंट वापस से रिफंड करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा। जब तक अप्रोप्रिएट असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं होता तब तक डिपार्टमेंट को राइट नहीं है रिकवरी करने का। समझ में आया? तो डिपार्टमेंट रिकवरी नहीं कर सकती है। आगे के जो केसेस हैं उनमें कोई पिक्चर नहीं है, ये केस के नाम है, इन्हीं नाम से मैं आपको याद करवाता हूँ। ध्यान से सुनना। पहला है मिहानी नेटवर्क। मिहानी एक बंगाली वर्ड है। बंगाली में मिहानी को क्या बोलते हैं? डेढ़ शाना। क्या बोलते हैं? डेढ़ शाना। बराबर है? तो हमारे यहाँ पर, मैडम आप आएंगे, डेढ़ शाने की जरूरत है। जल्दी जल्दी आओ मैडम। हाँ मैडम प्लीज, ये मिहानी मैडम है। मिहानी बोले तो डेढ़ शानी। बराबर है? अब इनकी शानपट्टी देखना, क्या शानपट्टी की इन्होंने। ये क्या है, ट्रिब्यूनल के अंदर जब अपन केस लेकर के जाते हैं ना, तो ट्रिब्यूनल में केस ले जाते वक्त आपको मालूम टाइम पीरियड होता 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स अगर एक्सपायर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? 3 मंथ्स अगर एक्सपायर हो जाते हैं, उस केस में आपको एक्सटेंशन मिल सकता है अगर वैलिड रीजन रहा तो। वैलिड रीजन रहा तो। मैडम तो लापरवाह। एक इन्हीं का दोस्त है, जावेद हबीब का नाम सुना आपने? हबीब, हबीब, जावेद हबीब। हबीब जो है वो फॉरेन टूर पे गया था। मैडम का भी केस चल रहा था बराबर कमिश्नर अपील के पास, हबीब का भी केस चल रहा था कमिश्नर अपील के पास। हबीब फॉरेन टूर पे गया था, मैडम मस्त मजे से टाइम पास करी थी मुंबई के अंदर। उधर दोनों को नोटिस इशू हुआ कि दोनों केस हार चुके हैं, दोनों केस हार चुके हैं कमिश्नर अपील में। अब इनको ट्रिब्यूनल में जाना है। मैडम को तो गोलगप्पे खाने से फुर्सत नहीं। बराबर है? तो ट्रिब्यूनल में तो गई नहीं और 3 मंथ से एक्सपायर हो गए। हबीब भी ट्रिब्यूनल में नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि वो फॉरेन टूर पे था, जब तक वो आएगा नहीं जा नहीं सकता। और जैसे हबीब इंडिया पहुंचा ना दोस्तों, उसकी मां मर गई, उसकी मां एक्सपायर हो गई। 40 डेज तक वो घर से बाहर नहीं निकल पाया। क्योंकि होता है कि बड़ा बेटा जो होता है वो रहता है, वो ट्रिब्यूनल में अपील फाइल नहीं कर पाया। इसने भी ट्रिब्यूनल में अपील फाइल नहीं की, बोले हबीब तेरे साथ ही करूंगी अपील फाइल। ये तो मैडम मिहानी थी। ट्रिब्यूनल ने हबीब की अपील तो एक्सेप्ट कर ली क्योंकि वैलिड रीजन था, तो उसको एक्सटेंशन मिल गया। इनको एक्सटेंशन नहीं दिया। तो ये पता है क्या बोलती है, मेरा टैक्स का अमाउंट कितना है? डिपार्टमेंट ने बोला 10 लाख रुपया, 5 लाख भरने को तैयार हूं अगर अपील एक्सेप्ट करते हो तो।
नहीं तो फाइटिंग होगी और जीत गई तो पूरा ही जाएगा तुम्हारा पैसा। ये अगर आधा पैसा भर देती है या 50% पे करने को रेडी रहती है, क्या उस बेस पर इनको एक्सटेंशन मिल सकता है? क्या मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, और 1.5 क्षणों को तो मिलना भी नहीं चाहिए। तो इधर देखना, 2 केस एक साथ करवाए मैंने। एक आएगा जिसमें एसएससी कहां पे था, फॉरेन टूर पे था, इंडिया लौटा, उनकी मदर एक्सपायर हो गई, क्या उनको एक्सटेंशन मिलना चाहिए? जब ट्रिब्यूनल में आप अपील फाइल करते हो, यस मिलना चाहिए। हबीब का, जावेद हबीब का केस, ओके, तो हबीब एग्रो इंडस्ट्रीज। दूसरा, अगर 1.5 क्षण पट्टी करे और डिपार्टमेंट बोले 50% अभी देती हूं, अगर एक्सेप्ट करता है तो 1.5 क्षणों को नहीं मिलना चाहिए। मतलब किसको नहीं मिलना चाहिए? मियानी लोगों को, मियानी नेटवर्क, ओके, और इसका नेटवर्क भी पूरा मियानी ही है, वो भी इसी का नेटवर्क का हिस्सा है। विराजो, आपको मालूम है क्वेश्चन ऑफ लॉ, उसके केस अगर होते हैं ट्रिब्यूनल में तो वो कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, बराबर है। लेकिन फैक्ट के केस कभी जाते हैं? बिल्कुल नहीं जाते। अब ध्यान से सुनना है केस। हुआ क्या था, एक एसएससी था जिसने ड्यूटी की चोरी की, क्लेंडेनस्टाइन रिमूवल ऑफ गुड्स, मतलब चोरी छिपे गुड्स को रिमूव किया, उससे रिलेटेड कोई केस आया था और वो बंदा ट्रिब्यूनल में केस हार गया। अब उसकी जिद थी कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। कहां जाऊंगा? कहां पे? ट्रिब्यूनल से सीधा सुप्रीम कोर्ट में। क्या ट्रिब्यूनल से सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? जा सकते, 3 केस में, 3 केस में अलाउ है। 3 केस में आप जा सकते हो। अगर केस रेट ऑफ ड्यूटी का है या वैल्यूएशन का या क्लासिफिकेशन का है, ये 3 केस अगर होते हैं तो आप ट्रिब्यूनल से सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, क्योंकि हाई कोर्ट इन्हें नहीं सुनता है। हाई कोर्ट इन केस को एंटरटेन नहीं करता इनडायरेक्ट टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में करता है बट इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं करता है। इन केसेस को एंटरटेन ही नहीं करता हाई कोर्ट, बराबर है। ये कहां पे जाएंगे? सीधा सुप्रीम कोर्ट में। बट इसका केस, फैक्ट पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड का केस, ऐसा कुछ था ही नहीं। उसका तो क्या था? चोरी छिपे रिमूवल किया गुड्स को, बराबर है। मतलब प्रॉपर रिमूवल के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं किए उसने और गुड्स को रिमूव किया और ट्रिब्यूनल में केस हार गया। क्या वो जा सकता है क्या वहां पर? वैसे भी नहीं जा सकता, कंपनी का नाम ही फैक्ट है और फैक्ट के केस तो वैसे ही कोर्ट में नहीं जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ लॉ होना जरूरी है। वो केस का नाम ही क्या है? फैक्ट। तो फैक्ट पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, फैक्ट पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, ओके। आप आएंगे, अब ध्यान से सुनना। एक मैडम एक आप आओ, हाँ आप, हाँ इधर आओ। आशीष, तुम्हारे को मैं 2 मिनट बाद वापस बुलाऊंगा, ठीक है ना? यहीं पे बैठ जाओ बोली। मैडम आप आ जाओ। 2 केस याद करवाने के लिए 2 कैरेक्टर चाहिए थे। अब कुछ केसेस ऐसे हैं जो मैं पीपीटी नहीं, बिना पीपीटी के याद करवाऊंगा। पहले ये वाला समझते हैं। ये जो मैडम है ना, ये एक दिन मेरे पास में आती है, बोले सर मुझे रिफंड लेना है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? नाम क्या आपका? चार्मी। बोले सर मुझे रिफंड लेना है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? बोले सर रिफंड के लिए एविडेंस और प्रूफ अटैच करने पड़ते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करने पड़ते हैं। बोले सर आप सीए हो। तो मैंने कहा कोई शक? बोले नहीं सर मैं तो कह रही हूं कि आप सीए हो। मैंने कहा वो तो मुझे भी पता है। बोले सर आप अगर सर्टिफिकेट बना करके दे दो कि एक्चुअल बर्डन मैंने बेयर किया है तब तो मुझे रिफंड मिल ही जाएगा। मैंने कहा मैडम सीए के सर्टिफिकेट के बेस पे रिफंड नहीं मिलता, और भी एविडेंस का वजन होना चाहिए। बोला वजन तो मैं रख दूंगी सर्टिफिकेट के साथ में, आप उसकी टेंशन मत करो, आप सर्टिफिकेट बनाने की तैयारी करो बस खाली। मैंने कहा ओके। मैंने कहा बिना वजन वाली वजन रखने की बात कर रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने क्या किया, इनको सर्टिफिकेट बना करके दे दिया कि भाई एक्चुअल बर्डन इन्होंने बेयर किया है। अब ये मैडम वजन कैसे बनाती, मालूम? बीपीएल कंपनी का टेलीविजन आता है, बीपीएल, बराबर है, उसका क्या था? टीवी। ये इतना बड़ा टीवी बीपीएल का खरीदती है, उसके ऊपर सर्टिफिकेट चिपकाती है और चिपकाने के बाद वो टीवी उठा करके डिपार्टमेंट के पास जाती है। अब इतना बड़ा टीवी संभलेगा कहां से, बराबर है। डिपार्टमेंट के पास जाती है और डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं मैडम ये क्या है? बोले सीए का सर्टिफिकेट विद वजन। अलाउ करते हो रिफंड या नहीं करते हो? डिपार्टमेंट ने टीवी उठा करके बाहर फेंक दिया। अब टीवी तो इन्होंने पकड़ रखा था, टीवी के साथ साथ में मैडम भी उड़ती उड़ती बाहर गई। तो याद रखना मैडम, सीए के सर्टिफिकेट के बेस पर रिफंड नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको एविडेंस देने पड़ेंगे कि आपने ही एक्चुअल बर्डन बेयर किया है। ओके, थैंक यू मैम। बीपीएल लिमिटेड,
दोस्त, आशीष जी की कहानी हमारी जुबानी। अब ध्यान से सुनना, एक कहानी मैं सुना रहा हूं। एक्रापैक कंपनी है, उसका एक केस है। केस क्या पहले वो समझना, इसमें नहीं, अब नाम यहां पे नहीं है। एक्रापैक कंपनी का केस है। केस क्या था, भाई साहब जो है ना नेल पॉलिश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेल पॉलिश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और ये जो भाई साहब नेल पॉलिश के साथ डीओ भी बनाते हैं, बराबर। उसके लिए अल्कोहल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? अल्कोहल की जरूरत होती है। ये अल्कोहल खरीदते हैं, बट क्या भरोसा, कुछ डीओ बनाए, कुछ वाइन बनाए, कुछ 2 गुट ट्राइक मार ले, ये रिस्क रहती है, बराबर। तब डिपार्टमेंट ने क्या एक सिस्टम कर रखा है, अगर आप अल्कोहल खरीदते हो डीओ वगैरह बनाने के लिए, तो डीनेचरिंग करवाना पड़ेगा आपको। ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि नेचरिंग होगा ही होगा, तो आपको डीनेचरिंग करवाना ही पड़ेगा, हर हाल में करवाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इन्होंने क्या किया, अल्कोहल खरीदा, खरीदने के बाद उसका डीनेचरिंग किया। क्या किया? डीनेचरिंग किया। क्या किया? डीनेचरिंग करवाया। डिपार्टमेंट ने इनको नोटिस पता किस चीज का इशू दिया? इशू क्या, आपने डीनेचरिंग करवाया, हमको क्यों नहीं बताया कि आपने डीनेचरिंग करवाया है? इसका मतलब आप फैक्ट छिपा रहे हो हमारे से। सप्रेशन ऑफ फैक्ट। क्या है? सप्रेशन ऑफ फैक्ट। तो हम आपको नोटिस इशू करेंगे, होता ना विद इन 5 ईयर्स में। क्या वो प्रोविजन लगेगा इनके लिए? ये सप्रेशन ऑफ फैक्ट है। अरे ये तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है जो आप लोगों ने बना रखी है कि डीनेचरिंग करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए इंटीमेशन देना जरूरी नहीं है। एम्प्लॉयड है, डीओ बना रहे हैं, अल्कोहल खरीदे तो डीनेचरिंग तो करवाएंगे, ये आप ही के रूल्स रेगुलेशन है। इसको सप्रेशन ऑफ फैक्ट नहीं माना जा सकता, बट डिपार्टमेंट ने मान लिया। भाई साहब को गुस्सा आ गया, भाई साहब ने अपनी टी शर्ट उतारी, अपनी स्टील बॉडी, अपनी स्टील बॉडी, देखो 6 पैक होते हैं लोगों के, इनके 6 नहीं है, 11 पैक है, 11, 6 इधर 5 इधर, और यूं बॉडी दिखाना शुरू किया वहां पर। कैसे? यूं बॉडी दिखाना वहां पर शुरू किया। तो एक तरफ 6 पैक, एक तरफ 5 पैक, क्योंकि एक बना नहीं था उससे पहले, तो आगे थे, डिपार्टमेंट के नोटिस आ गया था, बराबर, WIP। अब ध्यान से सुनो, मराठी में 11 को बोलते हैं अकरा। क्या बोलते हैं? अकरा। और केस का नाम है एकरा पैक है, बट आपको अकरा पैक जैसे दिमाग में लाना है। क्या है? एकरा पैक। ओके, तो देखो ऐसे लोगों को परेशान करोगे खाली डीनेचरिंग के लिए, जो इनकी गलती भी नहीं है, तो फिर आदमी स्टील बॉडी दिखाएगा ही अपनी। डिपार्टमेंट ने बोला भाई साहब टी शर्ट पहन लो, सर्दी से मर गए तो हमारे पे मर्डर का इल्जाम आ जाएगा। गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू। आइला सचिन, ध्यान से सुनना एक केस। सचिन तेंदुलकर, यू नो तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, कौन नहीं जानता उसे? वो क्रिकेट का भगवान। और मैं तो ये कहता हूं सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान है, तो विराट कोहली जो है उसको क्या मान लेना चाहिए? भैरू बाबा तो कम से कम मान ही लेना चाहिए, बराबर है। अब इधर देखो हुआ क्या, सचिन तेंदुलकर का केस है, ध्यान से सुनना। सचिन अब क्रिकेट में तो है नहीं, बोले साइड में कुछ ना कुछ बिजनेस तो करना पड़ेगा। वो रेंटिंग एक कैब का बिजनेस शुरू करता है, टैक्सी वगैरह किराए पे देने का, हायरिंग पे भी देने का, बट वो कंफ्यूज है किस चीज को लेकर के। रेंटिंग कैब और रेंटिंग और हायरिंग में क्या डिफरेंस होता है? क्या उसकी टैक्सियां चलती है सचिन की, क्वेश्चन ये कि क्या उसमें डिफरेंस होता है? क्या रेंटिंग में और हायरिंग में होता है? आपने टैक्सी की मीटर डाला, सामने वाले को पैसा दिया, उसने आपको छोड़ा, वो हो गया हायरिंग, बराबर। रेंट 6-7 दिन के लिए घूमने जा रहे हो, एक टैक्सी वाले को बोला 7 दिन के लिए चलना है, वो कोई मीटर डाल करके थोड़ी चलता है उसके टाइम में, एक अमाउंट फिक्स कर लिया जाता है, उसमें वो आपके साथ जाएगा, वो रेंटिंग। सचिन ने बोला मिस्टर गुड, रेंटिंग और हायरिंग में डिफरेंस होता है? मैंने कहा भाई साहब डिफरेंस होता है। बोले गौड़ साहब एक और सजेशन चाहिए। मैंने कहा क्या? बिजनेस नहीं चल रहा। मैंने कहा कहां से चलेगा? मैंने कहा सरनेम जो है, सरनेम चेंज करो। जब तक सरनेम चेंज नहीं करोगे आपका बिजनेस नहीं चल सकता है यहां पर। तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? सरनेम, रिच सरनेम रखो। बोलो क्या? मैंने कहा सिंघानिया, मल्होत्रा। तब से उन्होंने अपना सरनेम सचिन मल्होत्रा कर दिया। क्या कर दिया? कैसे सचिन मल्होत्रा का आपके एग्जाम में आएगा। रेंटिंग कैब और हायरिंग में डिफरेंस होता है क्या? क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, केस का नाम बताना है। ओके, फॉरेन में एक अग्रीमेंट साइन किया था जिसकी वजह से वहां पे इन्फ्लेशन हो गया। ओपन कोर्ट के अंदर अगर एसएससी के एडवोकेट को कोई डिसीजन दे दिया गया तो TR6 अगर गुम जाता है तो उसकी कॉपी
अगर मैंने कैंटीन लगाने की परमिशन दी, डेबिट नोट के बेस पे मैं रिफंड अप्लाई कर सकता हूं। टेक्नो रबर, ओके। अगर सर्च होता है, ओके। एक और केस लेते हैं, अगर मैं 50% टैक्स पे करके ट्रिब्यूनल में जाना चाहता हूं, जा सकता हूं। केस का नाम, अगर मान लो कि एक वैलिड रीजन है कि कोई असेसी फॉरेन टूर पे था, क्या रिफंड सीए के सर्टिफिकेट के बेस पे मिल सकता है? मेरी 2 यूनिट है, एक डम्मी यूनिट थी जिसको हायरिंग और रेंटिंग में डिफरेंस होता है। डीनेचरिंग जो है, बोलने तो 2 केस, एक केस और रुको, बहुत ज्यादा आ रहा ना तुम लोगों को। अब इसका आंसर दो तो मालूम है। मैंने गुड्स को मैन्युफैक्चर करके रिमूव किया, क्लैंडनस्टाइन रिमूवल, और उस केस को लेकर के मैं ट्रिब्यूनल का केस और सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता हूं। फैक्ट पेपर मेल्स, 23 केसेस ये और 30 केसेस कल, 53 केसेस। अब हम शुरू कर रहे हैं अमेंडमेंट। एक्चुअली आईडीटी में जो अमेंडमेंट आए हैं उनमें 2015 का बजट जब आया था तो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, लास्ट 6 मंथ के अमेंडमेंट एप्लीकेबल होते हैं। तो काफ़ी सारे अमेंडमेंट ऑलरेडी आप नवंबर 15 में पढ़ चुके हो। उनमें से कुछ अमेंडमेंट है जो नवंबर 15 में नहीं पढ़े, बट मैं एक और पूरा ही आपको शुरू से ही लेकर के चल रहा हूँ सारे के सारे, ओके। तो अगर किसी ने पढ़ भी लिए हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। सीएफआई ने इनडायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट सेंट्रल एक्साइज, पहले हम सेंट्रल एक्साइज एक्ट से शुरू करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, ये पहला अमेंडमेंट है जो मुझे बताना ही नहीं चाहिए तुम लोगों को, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि स्टैंडर्ड जो अभी टैक्स ड्यूटी जो नॉर्मल पीक रेट जो हमने डिसाइड की है वो 12% जो थी वो कितनी होगी अभी 12.5%, ये तो मालूम है आप सब लोगों को। तो मैंने एक अमेंडमेंट तो यही है। अब उसके बाद के अमेंडमेंट जो है एजुकेशन सेस का अमेंडमेंट है, एक अमेंडमेंट है आपके जॉब वर्कर का जो अमेंडमेंट है 4142 के। ये 3 अमेंडमेंट बहुत भारी अमेंडमेंट है, बराबर है। तो इन 3 अमेंडमेंट का एक अलग से लेक्चर ही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपको, तो आप यहाँ पर देखना जो अमेंडमेंट मैं आपको करवा रहा हूँ अभी। सबसे पहला अमेंडमेंट लेते हैं अपन एजुकेशन सेस को लेकर के। आपको मालूम है 1 मार्च 2015 से जो भी फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर होता था उस पे जो एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस जो लगता था उसको अबोलिश कर दिया। मालूम है ये आपको, 1 मार्च 2015 से किया ये, बराबर है। और उससे पहले एजुकेशन सेस जो लगता था उसमें अगर आपको मालूम हो तो जो एजुकेशन सेस अगर आपने इनपुट पे किया है उसका क्रेडिट एजुकेशन सेल्स के अगेंस्ट ही मिलेगा। ये भी मालूम है आपको, ऐसा प्रोविजन था, मालूम है आपको, बराबर। बस मेरे लिए इतना बहुत है। अब जरा देखते हैं यहाँ पे 2-3 केसेस लेते हैं। ये 3 लोग इस अमेंडमेंट के शिकार हुए हैं। सर ये कैसे अमेंडमेंट के शिकार हुए हैं जरा देखना। सैनवेट क्रेडिट चैप्टर अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो आपको मालूम है उसमें एक प्रोविजन है 4.1 का। वो क्या बोलता है कि जो 4.1 रूल है वो क्या बोलता है कि जब गुड्स आपकी फैक्ट्री में आएगा तो ही आप क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो। इसका मतलब गुड्स फैक्ट्री में नहीं आया तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। इट मींस अगर मैंने 28 फरवरी को माल खरीदा और माल मेरे पास में आता 10 मार्च को मेरी फैक्ट्री में, दिल्ली जाकर के माल खरीद लिया, पैसा दे दिया, ड्यूटी भी पे कर दी, बट माल ट्रक से आएगा, मुंबई आते आते उसको 10 दिन लग गए। 10 मार्च को मुंबई आया तो मैं क्रेडिट 10 मार्च है उसके बाद ही ले सकता हूं, उससे पहले अवेल ही नहीं कर सकता। अवेल मतलब एंट्री करना, अवेल ही नहीं कर सकता, मालूम है आपको। अब देखना इनके साथ क्या भी थी। ये जो भाई साहब है ना 26 जनवरी को दिल्ली गए, दिल्ली जाकर के इन्होंने वहां से रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल पे ड्यूटी भी पे की। हमको एजुकेशन सेस से मतलब है तो मैं एजुकेशन सेस का अमाउंट ही ले रहा हूं। इन्होंने एजुकेशन सेस भी पे किया, वहां पर क्या पे किया, एंड सेकेंड ईयर एजुकेशन सेस, उसका अमाउंट है जो इन्होंने पे किया 6,000 रुपीज। 26 फेब को पे किया था इन्होंने। कब किया, 26 फेब को। ये तो आगे अपने यहाँ पे इंडिया मुंबई आ चुके हैं। अब मुंबई आ चुके हैं, मस्त मजे से थे, कोई टेंशन नहीं, बट ये क्रेडिट तो अवेल नहीं कर सकते 26 फेब को, बराबर, क्योंकि माल अभी तक आया नहीं है। वो जो गुड्स है भले 26 फेब उसको खरीदा हो 15 को,
एजुकेशन सेस का पेमेंट भी तभी किया हो, बट वो गुड्स फैक्ट्री में पहुंचा था 3 मार्च 2015 को, तो क्रेडिट तो तभी अवेल होगा। इन्होंने 3 मार्च को 6000 की एंट्री कर ली कि मैं सैनमेट क्रेडिट अवेल कर सकता हूं इन्होंने, और एंट्री करके खुश थे कि यस 3000 का क्रेडिट मिलेगा। तभी इनके असिस्टेंट ने बोला सर अपडेट रहा करो, एजुकेशन सेल्स का क्रेडिट एजुकेशन सेल्स के अगेंस्ट मिलता है। बोले तो 1 मार्च के बाद से एजुकेशन सेल्स तो आप कलेक्ट ही नहीं कर सकते। फिनिश गुड्स बनाएगा बेचेगा, एजुकेशन सेल्स लगेगा क्या? तो इन्होंने कलेक्ट तो किया ही नहीं, तो इसको सेट ऑफ किसके अगेंस्ट करोगे आप? सेटअप करने को कुछ है ही नहीं बराबर। ये अपनी कहानी और टेंशन में थे। इधर आ जाओ, दूसरे की गाथा सुनते हैं। ये जो भाई साहब है, इन्होंने क्या किया, मेरे पास में आए, एडवांस में पैसा भी दिया बराबर है, या पैसा देकर मुझे बोला सर सर्विस चाहिए, मैंने कहा सर मिल जाएगी, टेंशन मत लो, आप मुझे पैसा दे दो, पैसा वगैरह इन्होंने मुझे दे दिया। या फिर 2 मार्च को इन्होंने मुझे पैसा दिया और मैं इनको सर्विस प्रोवाइड करूंगा। क्या प्रोवाइड करूंगा? सर्विस प्रोवाइड करूंगा। तो इनवॉइस भी 2 मार्च के बाद इशू किया, बट मालूम है सर्विस टैक्स में तो उस वक्त भी एजुकेशन से चार्ज होता था, क्योंकि वो तो जो है 1 जून से हटा, 1 जून से पहले तो लगता था। तो 3 मार्च को मैंने तो इनसे क्या एजुकेशन सेस चार्ज किया, और मैंने इनसे एजुकेशन सेस चार्ज किया 5000 रुपीज मान लेते हैं। ये एक मैन्युफैक्चरर है, ये घर पहुंचे और टेंशन में आ गए। क्यों? इसको यूज कहां करूंगा? एजुकेशन सेस का क्रेडिट तो एजुकेशन सेस के अगेंस्ट मिलता है, और ये दोनों तो मैन्युफैक्चरर है, ये तो एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करेंगे, उस पर तो एजुकेशन सेस कलेक्ट ही नहीं कर सकते ये कस्टमर से, तो यूज कहां करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे। अब ये भाई साहब, इनके साथ तो बहुत बुरा हुआ। इन्होंने लास्ट ईयर कैपिटल गुड्स खरीदा था, मतलब 14-15 ईयर में, तो 14-15 ईयर में एजुकेशन से इसका क्रेडिट तो 50% ही लिया होगा, बैलेंस 50% तो अभी 1 अप्रैल को लेने वाले थे, ये 1 अप्रैल को लेने वाले थे, बट 1 अप्रैल को 50% अवेल कर भी लेंगे। मान लेते 1500 बाकी था, अवेल कर भी लेंगे, यूज कहां करेंगे? ये भी मैन्युफैक्चरर ही है। और मान लो इन्होंने 26 फरवरी 26 फेब को कोई कैपिटल गुड्स खरीदा और वो मशीन फैक्ट्री में आई 10 मार्च को, तो इनका तो पूरा 100% डूबा। अब क्या किया जाए? इन सब लोगों की तकलीफें डिपार्टमेंट से देखी नहीं गई, और 30 अप्रैल को इनकी तकलीफों का निवारण किया गया, इनका सोल्यूशन निकाला गया। सर क्या ये जो एजुकेशन सेस है, ये वाला और ये वाला एक्साइज ड्यूटी के अगेंस्ट यूज कर सकते हो? किसके अगेंस्ट? बीच में एक रूमर फैला था एजुकेशन सेस एक्साइज ड्यूटी के अगेंस्ट यूज हो सकता है, बराबर है। जब ये प्रोविजन आता नया और कुछ भी इंटरप्रिटेशन निकाला जा रहा था, याद रखना एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है, सिर्फ वही एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस एक्साइज ड्यूटी के लिए यूज करोगे, उसी का क्रेडिट एक्साइज ड्यूटी के अगेंस्ट मिलेगा जो 1 मार्च या उसके बाद फैक्ट्री में आया हो, बराबर। जो भी सर्विस 1 मार्च या उसके बाद मिली हो, इसका मतलब जानते हो? जो उससे पहले अगर आ चुका है वो एजुकेशन से अगर पढ़ा और यूज नहीं कर पाए, वो लैप्स होगा। वो क्या हो गया? गाय खा गई, उसको कुछ नहीं मिलना जुलना उसमें, समझा? तो 28 फरवरी 28 फेब 2015 तक अगर कोई एजुकेशन सेस का बैलेंस पड़ा था, वो गया काम से, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। समझ में आया? थैंक यू। एक और अमेंडमेंट आता है एजुकेशन सेस को लेकर के। एजुकेशन सेस जो है कस्टम्स एक्ट में से नहीं हटा है, कस्टम्स एक्ट में से, तो कस्टम्स एक्ट में आज भी एजुकेशन सेस लगता है इंपोर्ट पे। जरा एक बार कस्टम्स में आते हैं हम थोड़ा सा, क्यों मुझे एक प्रोविजन समझाना है। कस्टम्स एक्ट में क्या होता है, आप BCD पे करते हो, BCD, फिर आप SCD 3(1) पे करते हो, फिर आप एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस बराबर वो पे करते हो, फिर आप SCD SCD 3(5) पे करते हो। क्या करते हो? SCD 3(5) पे करते हो, बराबर है। और इनकी जब टोटल आती है ना, ये आपकी ड्यूटी मानते हैं, बराबर है। मानते हो इस चीज को? मानते हो इस चीज को?
बट आपको एक बात बोलूं मैं, अगर EOU डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में माल बेचता है, EOU डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में माल बेचता है, गुड सेल करता है, बराबर है, तब भी कस्टम्स एक्ट के अकॉर्डिंग ड्यूटी चार्ज होगी, ये सारी ड्यूटीज लगेंगे, ये 50% लगती है खाली। 3.5 कब चार्ज होता है, जो वैल्यू एडिड टैक्स एग्जम्प्ट है इंडिया में, तो 3.5 लगता है। EOU अगर डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में बेचती है तो मालूम है ना आपको ये प्रोविजन, मैं ये मान करके चल रहा हूं ये पुराना प्रोविजन है इसलिए आपको मालूम है। ओके, ये ड्यूटी कैलकुलेट करने के बाद EOU जब डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में बेचता था, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस और चार्ज होता था इस पर 3% से पहले। पता है क्यों? वो ये बोलते थे कि ये जो है ना, ये तो कस्टम्स की ड्यूटी है, कस्टम्स एक्ट में ड्यूटी है, और कस्टम्स एक्ट के बराबर एक्साइज ड्यूटी होती है, तो ये सब मिलाकर के तो एक्साइज ड्यूटी बनी है। अब एक्साइज ड्यूटी का एजुकेशन सेस भी तो होता है, वो ये वाला होगा, तो ये पहले चार्ज किया जाता था। तो जब से ये एजुकेशन सेस 1 मार्च से अबोलिश हुआ है, हट गया, बराबर है, तो सीधा सीधा आपको ऐसे ही ड्यूटी कैलकुलेट करनी है EOU के अंदर। तो ये एजुकेशन सेस का इंपैक्ट, जब EOU डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में बेचता है तो जो एजुकेशन सेस का इंपैक्ट था वो भी खत्म हो गया आपका, बराबर है। अब एक और प्रोविजन जो मुझे आपको समझाना है यहां पर, ध्यान से सुनो इधर, मुंबई, गाजियाबाद, दिल्ली, ये जो एरिया है वो जॉब वर्कर का है। ये एरिया किसका है? जॉब वर्कर का। ये जॉब वर्कर है, ये मैं प्रिंसिपल ओनर हूं, मुंबई क्या है? प्रिंसिपल ओनर, मैं प्रिंसिपल ओनर हूं, ये मेरी फैक्ट्री है मुंबई की। ये जो है ना गाजियाबाद, इससे मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं। क्या खरीदता हूं? रॉ मटेरियल खरीदता हूं। अब ध्यान से सुनना, पुराना एक प्रोविजन लेकर के चलते, जो पुराना प्रोविजन है पुराना एक प्रोविजन था, अगर मैं इनसे कोई भी रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं या कैपिटल गुड्स खरीद रहा हूं, उसका क्रेडिट मुझे तब तक नहीं मिलेगा जब तक माल मेरी फैक्ट्री में नहीं आता, मालूम है, बराबर। बहुत पहले ये चला करता था, तो मुझे यहां से यहां पे गुड्स लेकर के आना है, फिर मैं उसका क्या ले लूंगा? क्रेडिट ले लूंगा, और क्रेडिट लेने के बाद में उससे फिनिश गुड्स बना करके बेचो, करो, जो भी करना वो कर सकता हूं मैं। पहले हम एक और चीज भी करते थे, अब मान लो मुझे जॉब वर्कर को माल देना है, तो पता प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले मैं यहां से यहां पे लेकर के आऊंगा 4.1 के अकॉर्डिंग, 4.1 के अकॉर्डिंग क्रेडिट अवेल करूंगा। फिर एक 4.5 रूल भी है आपका, जिसमें जॉब वर्कर को आप माल भेजते हो, बराबर, वो 180 डेज में बन करके आ जाना चाहिए, नहीं तो क्रेडिट रिवर्स होगा। तो यहां से मैं माल यहां पर भेजता हूं, वो कितने दिन में? 180 डेज में। यहां से गुड्स यहां पे जाएगा, 180 डेज के अंदर बन करके वापस आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया 180 डेज में, मालूम है 4.5 का प्रोविजन? 4.5 का प्रोविजन क्या होता था कि मैं LCDC से पहले परमिशन लूंगा, उनकी परमिशन लेकर के गुड्स को यहां से रिमूव करूंगा जॉब वर्कर के यहां पर, 180 डेज में बन करके नहीं आया तो जो क्रेडिट मैंने अवेल किया था वो रिवर्स होगा, लेकिन जब कभी भी बाद में आएगा तो मैं वापस क्रेडिट अवेल कर सकता हूं। ऐसा प्रोविजन था, मालूम है? पक्का? देखो मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं मालूम है तो, मालूम है ना? चलो गुड। अब इधर देखो, अब मैं यहां पे माल भेजता था, वो आएगा तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना बढ़ गया यार। अगर मैं रॉ मटेरियल सीधा यहां से यहां पे भेज दूं तो कितना इजी है। दिल्ली गाजियाबाद में दूरी कितनी है? थोड़ी सी तो दूरी है, तो उल्टा नजदीक पड़ेगा। पहले मुंबई लाओ, मुंबई से यहां पे भेजो। तो पहले लोग क्या करते थे, यहां से यहां पर भेज दिया करते थे माल, बोले भाई बना ले तू उसको, फिनिश गुड्स बना ले, बना लिया, फिर वो इनकी फैक्ट्री में आ जाता था, फिर क्रेडिट ले लिया करते थे। फैक्ट्री में आने के बाद ही लेते हैं, तो फिर क्रेडिट ले लिया करते थे यहां पर, बराबर है। डिपार्टमेंट ने इन लोगों को रोकने के लिए 4.1 रोकने के लिए एक प्रोविजन बनाया। सर क्या प्रोविजन बनाया? कि सैनवर्ड क्रेडिट आप 6 मंथ में अवेल कर सकते हो। कितने महीने में? डेट ऑफ इनवॉइस से। इनपुट और इनपुट सर्विस के केस में, इनपुट और इनपुट सर्विस के केस में सैनवर्ड क्रेडिट 6 महीने के अंदर अंदर अवेल हो जाना चाहिए। इसका मतलब जब माल मैंने यहां से खरीदा, बिल बनाया 1 जुलाई 2015 को मान लेते हैं, और वहां से 6 मंथ काउंट होंगे, और मान लो यहीं पे अगर 8 मंथ लग गया तो मैं क्रेडिट अवेल ही नहीं कर सकता, क्योंकि 4.1 कहता फैक्ट्री में नहीं आएगा तब तक अवेल नहीं करोगे। और ये प्रोविजन क्या कहता है? 6 मंथ में अवेल कर लेना। अगर 6-7 मंथ यहां पे लग गए
तो मेरा तो क्रेडिट गया काम से, मैं तो अब अवेल भी नहीं कर सकता। तब ये प्रोविजन बना दिया तो लोग क्या करने लग गए, पहले लाते थे यहां पर, पहले क्रेडिट अवेल करते थे, फिर बेचारे बेचते थे यहां पर, ताकि रिक्रेडिट के लिए 6 मंथ का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता था। फिर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को तकलीफ पहुंची और उन्होंने क्या बोला, भाई ने बोला देख भाई ये सब नहीं चाहिए अपने को, ये 6 मंथ को 12 मंथ करो पहले तो 6 मंथ हुआ 12 मंथ, कि 12 मंथ में क्रेडिट अवेल कर लेना चाहिए। फिर बोला लफड़ा है, कभी कभी 12 मंथ से ज्यादा भी लग जाता है यहां पर। प्रोविजन चेंज तो आया अमेंडमेंट 4(1) में, जो 4(1) ये बोलता था गुड्स यहां पे आना चाहिए, वो 4(1) अब ये बोलता है गुड्स यहां पे आएगा तब भी क्रेडिट ले सकते हो, डायरेक्ट जॉब वर्कर के वहां पे गया तब भी क्रेडिट मिल जाएगा आपको। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, जो इनवॉइस बनेगा उसमें यहां पे लिखना पड़ेगा कि कंसाइनी कौन है, जॉब वर्कर, और बायर कौन है, प्रिंसिपल ओनर। ये मेंशन करना पड़ता है उस इनवॉइस पर, बराबर है। फिर उस इनवॉइस के बेस पे जैसे इधर माल पहुंचा, क्रेडिट आप इधर अवेल कर लो मुंबई में अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो 180 डेज में बन करके यहां पे आ जाना चाहिए। सर 180 डेज में नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्रेडिट रिवर्स कर दो एक बार, उसके बाद जब आएगा तो वापस अवेल कर लेना। 200 डेज बाद में आया तो 200 डेज के बाद में अवेल कर लेना। यहां पर समझ में आया? तो ये भाई की मेहरबानी, बराबर। भाई की मेहरबानी खाली यहीं पे नहीं हुई थी, 4(2) में भी हो गई। सर 4(2) में कहां हुई? 4(2) कैपिटल गुड्स के लिए था आपका, कि कैपिटल गुड्स यहां पे पहुंचेगा तो क्रेडिट अवेल करोगे। सेम प्रोविजन कैपिटल गुड्स में डाल दिया, कैपिटल गुड्स डायरेक्ट यहां पे पहुंचे जॉब वर्कर के, वहां पे क्रेडिट, वो कैपिटल गुड्स यहां पर 2 ईयर्स में आ जाना चाहिए। कितने टाइम में? टाइम ईयर्स 2 ईयर्स दे रखा टाइम पीरियड, यहां पर कितने टाइम पीरियड में आ जाना चाहिए? 2 ईयर्स में आ जाना चाहिए। ओके, कोई डाउट इसमें? पक्का श्योर 100%? चलो अब इधर देखना, ये प्रोविजन हुआ। अब इसके बाद एक और प्रोविजन 4(5) में चेंज किया इन्होंने। सर 4(5) में क्या चेंज किया? भाई 4(5) ये कहता था माल तो यहाँ पे आ गया, 4(1) के हिसाब से क्रेडिट ले लिया, बट जॉब वर्कर को अगर माल भेजते हो, किसको? जॉब वर्कर को अगर माल भेजते हो आप, बराबर है, किसको माल भेजते हो? जॉब वर्कर को अगर माल भेजते हो आप, तो एससीडीसी की परमिशन लो, 180 डेज में आ जाना चाहिए। और कैपिटल गुड्स भी भेजते हो, उसका भी टाइम पीरियड होता है, उसका टाइम पीरियड इन्होंने 2 ईयर्स कर दिया है। कैपिटल गुड्स कितने में? 2 ईयर्स में वापस आ जाना चाहिए। सर 2 ईयर्स में वापस नहीं आया तो क्रेडिट रिवर्स करो, फिर जब कभी भी आएगा तो वापस अवेल कर लो। तो 2 ईयर्स का टाइम पीरियड 4(1) में भी कर दिया कि डायरेक्ट यहां पर भेजा तो यहां पे 2 साल में आ जाना चाहिए, और 4(5) में भी कर दिया कि यहां से आप मशीन इधर भेजते हो तो वो काम खत्म करने के बाद 2 ईयर्स में आ जानी चाहिए। ओके, तो देखो 4(1), 4(2), 4(5). अब इसके अमेंडमेंट का इंपैक्ट दूसरे रूल में भी पड़ा है। रूल 11 जो आपके जनरल प्रोसीजर का है, इनवॉइस, इनवॉइस में इंपैक्ट पड़ गया कि इनवॉइस में एक ये वाला पॉइंट भी डाल दिया, इसका भी डालना पड़ा उनको, तो एक इंपैक्ट ये पड़ा यहां पर। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ ना, इस अमेंडमेंट के 3-4 जगह इंपैक्ट पड़े, बराबर। तो वो तीनों चारों इंपैक्ट अभी मैं बताऊंगा आपको, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया एक साथ अमेंडमेंट, ताकि वो इंपैक्ट समझने में आसानी रहे। ओके, सैनवर्ड क्रेडिट अलाउड ऑन इनपुट एंड कैपिटल गुड्स रिसीव्ड डायरेक्टली इन द प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्कर, ये हमने अभी एक्सप्लेन किया, वो वाला है। फोर्थ, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग क्रेडिट ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस इंक्रीज फ्रॉम 6 मंथ टू 1 ईयर। बट याद रखना ये किसके लिए होती है? इनपुट और कैपिटल गुड्स में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। टाइम लिमिट फॉर रिटर्न ऑफ कैपिटल गुड्स फ्रॉम ए जॉब वर्कर टू मैन्युफैक्चर आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर इंक्रीज अप फ्रॉम 6 मंथ टू 2 ईयर्स। जो जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से माल जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस में कैपिटल गुड्स बेचते थे, वो जो टाइम पीरियड था वो कितना कर दिया गया? 2 ईयर्स कर दिया गया। प्रोविजन रिलेटिंग टू अवेलमेंट ऑफ सैनवर्ड क्रेडिट अंडर पार्शियल एंड फुल रिवर्स चार्ज ब्रॉट ए पार। इधर देखो, इस प्रोविजन को मुझे समझाना पड़ेगा आपको एक ना। प्रोविजन कुछ ऐसा है, हमारी इस कहानी में 3 कैरेक्टर हैं। ओके, एक कैरेक्टर को यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, खड़े रहने। ये मैडम है, अब ध्यान से सुनना, ये सर्विस रेसिपिएंट है, ये मैडम सर्विस प्रोवाइडर है, और मैं डिपार्टमेंट हूं। मैं कौन हूं? डिपार्टमेंट। ओके, एक नॉर्मल केस ले रहे हैं अपन, एक नॉर्मल केस, फुल रिवर्स चार्ज, पार्शियल रिवर्स चार्ज, तीनों का एक एग्जांपल दूंगा। इनमें क्रेडिट कैसे मिलता है वो मैडम, नहीं सोनिया तुम बैठो, मैडम तुम आओ, ये डाउट कल तुम्हारा था। हाँ तुम बैठो सोनिया।
ये रिवर्स चार्ज वगैरह का डाउट पूछा था ना कल तुमने, आ जाओ फिर, जिसको जानना है वो मेहनत करे। ये मैडम सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस रिसिपिएंट है, मैं डिपार्टमेंट हूँ। पहला केस है नॉर्मल का, भाई साहब ये पैसा रखो, आपको पेमेंट वेमेंट करना पड़ेगा, बराबर है, और मार्कर देना। ध्यान से समझना, यहां पर इनवॉइस कैसे बनता है। ₹100 की सर्विस प्रोवाइड करती है मैडम इनको, तो वैल्यू कितनी है सर्विस की? ₹100। कितनी होगी? ₹100। और सर्विस टैक्स चार्ज होगा इस पर। क्या चार्ज होगा? सर्विस टैक्स ₹20 मानते हैं। अभी दिमाग मत लगाना, 14% की रेट चल रही है, ₹20 सर्विस टैक्स मानते हैं। ओके, अब मैडम आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी, भाई साहब इनको एक फूटी कोड़ी भी नहीं देना चाहते हैं, मैडम ने बिल बना करके भी दे दिया, बट एक पैसा भी नहीं दिया। नॉर्मल केस चल रहा है, क्या ये क्रेडिट ले सकते हैं ₹20 का? एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी इनको, ले सकते हैं। मेरा जो पहला प्रोविजन, जो नॉर्मल प्रोविजन, वो ये है कि ये क्रेडिट ले सकते हैं, भले उसके लिए जरूर नहीं कि इनको पैसा दें, बट हम इनसे रिकवरी कर लेंगे, हमारा टैक्स अपनी पॉकेट से भरो, हमें कोई प्रॉब्लम, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के अकॉर्डिंग हम तो लेंगे। इधर ये भी क्रेडिट ले रहे हैं, मैडम की तो हालत खराब हो गई, बट क्या कर सकते हैं मैडम, प्रोविजन है। फिर डिपार्टमेंट कोई लगा ये तो गलत फायदा उठा रहा है यार प्रोविजन का, तो इसी प्रोविजन में एक चेंज किया बहुत पहले कि भाई साहब 3 महीने में अगर आपने इनको पेमेंट नहीं दिया तो आपके यहां पे क्रेडिट वापस से रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अगर डेट इनवॉइस जो है 1 जुलाई को बनाया गया, 1 जुलाई 15 को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक अगर इन्होंने इनको पैसा नहीं दिया तो इनके यहाँ पे क्रेडिट क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, बराबर है। बट ये क्रेडिट एक बार तो ले ही सकते हैं ₹20 का, बिना आपको पेमेंट किए। सर मान लीजिए ये 30 सितंबर तक पेमेंट करते ही नहीं है तो क्रेडिट तो रिवर्स होगा। सर फिर इन्होंने अगर 20 नवंबर को पेमेंट कर दिया इनको तो क्रेडिट वापस 20 नवंबर को इनको ₹20 का मिल जाएगा। ओके सर, डिपार्टमेंट को कैसे मालूम चलेगा? ऑडिट होगी तो इनवॉइस पे पेड तो लिखा रहना चाहिए ना, वो लिखेगी नहीं पेड जब तक पैसा ही नहीं दिया। तो यही है ना कि वो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। ये तो था नॉर्मल केस। अब आते हैं पार्शियल रिवर्स और फुल रिवर्स चार्ज के केस में। पहला केस है फुल रिवर्स चार्ज। फुल रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी होती है? सर्विस रिसिपिएंट की। जब ये मैडम बिल बनाएगी ना, उस बिल में ये सर्विस टैक्स का अमाउंट नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि बिल में, इनवॉइस में सर्विस टैक्स का अमाउंट दिखाने का मतलब जानते हो? इन्होंने कलेक्ट किया या इनकी लायबिलिटी है। इन्होंने तो दिया नहीं, तो इन्होंने, मैडम ने जो है इनको सर्विस तो दे दी। अब ये ₹20 टैक्स का अमाउंट मुझे कौन पे करेगा? सर्विस रिसिपिएंट। ये भाई साहब पे ही नहीं करते, तो जब तक ये मुझे पे नहीं करेंगे तब तक ये क्रेडिट ले ही नहीं सकते, याद रखना। इन्होंने मुझे ₹20 पेमेंट किया, बराबर, ये क्रेडिट ले सकते हैं। सर मान लो इन्होंने इनको पेमेंट ही नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे को। सर मान लो 3 मंथ्स एक्सपायर हो गए, तब भी इनका क्रेडिट रिवर्स नहीं होगा, वो नॉर्मल केस में होता है। रिवर्स चार्ज के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आप जिंदगी भर इनको पेमेंट मत करो, सिर्फ हमको करते रहो, ठीक है, हम आपको क्रेडिट अलाउ कर देंगे। ओके सर, मान लीजिए ये ₹100 उनको दे देते हैं, बट आपको ₹20 नहीं दिए इन्होंने, तो क्रेडिट ले ही नहीं सकते हैं। उनको दे दिया तो उल्टा फंस गए, 20 हमको दे देते, बेटर है, कम से कम क्रेडिट तो मिलता। तो उनको पेमेंट भी कर दिया, तब भी इनको क्रेडिट, क्योंकि हमको पैसा नहीं मिला। ये है फुल रिवर्स चार्ज। पार्शियल रिवर्स चार्ज कॉम्बिनेशन है दोनों रूल का, नॉर्मल का और फुल रिवर्स चार्ज का। पार्शियल रिवर्स चार्ज में 50% ये टैक्स कलेक्ट करेगी, तो ये जो यहाँ पर सर्विस टैक्स का अमाउंट है, यहाँ पे ₹10 दिखाएगी। है कितना दिखाएगी? ₹10। ओके, ₹10 शो करेगी। अब इधर देखना मैडम, वो एग्जाम्पल वापस से रिपीट हो रहा है। मैडम क्या कर रहे हो आपने तो मतलब, अब इधर देखो, ध्यान से समझना। ये जो है भाई साहब, मैडम ने इनको सर्विस प्रोवाइड की जो पार्शियल रिवर्स चार्ज में आती है। इनवॉइस बना करके 1 जुलाई को दिया, 1 जुलाई को कितने का? ₹100 और ₹10 टैक्स का। ओके, ये जो ₹10 का क्रेडिट है ना, ये ले लेंगे इमीडिएटली, भले इनको पैसा दे या हमको दे, ना दे,
तब भी मुझे पैसा नहीं भी देंगे ना, तभी ये 10 रुपए का क्रेडिट तो मिल जाएगा इनको, बराबर है। और ये जो मैडम है इनको भी ये पैसा नहीं देंगे तब भी 10 रुपए का क्रेडिट ले लेंगे, लेकिन जो इनके हिस्से का 10 रुपीज है ना, जो ये मुझे पे करेंगे पार्शियल रिवर्स चार्ज में, उसका क्रेडिट तो तभी मिलेगा जब ये मुझे पैसा देंगे। ओके, अब इन्होंने क्या किया, मुझे भी पैसा दे ही दिया, तो इनको 20 रुपए का क्रेडिट मिल गया, जो मुझे दिया उसका मिल गया, मुझे दिया मान लो 10 जुलाई को, तो 10 जुलाई को उसको मिल गया, और 1 जुलाई का क्रेडिट जो ये 10 रुपीज इनवॉइस में लिखा वो भी ले लिया, 20 रुपए का क्रेडिट ले लिया। अब इनकी तो नीयत ही खराब है, पेमेंट करना ही नहीं चाहते। 30 सितंबर आ गया, 3 महीने एक्सपायर हो गए, ये वाले 10 रुपीज रिवर्स हो जाएंगे क्योंकि इन पर तो नॉर्मल प्रोविजन लगेगा, तो ये जो 10 रुपीज है वो रिवर्स हो जाएंगे अगर इन्होंने इनको पेमेंट नहीं किया तो। सर आप वाले 10 रुपीज हम तो भाई टैक्स भरते जाओ, क्रेडिट लेते जाओ, हमको उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। समझ में आया? ये 47 में चेंज है। ओके, पक्का। मैंने इनपुट खरीदा, बराबर है, उस पर ड्यूटी पे की, उससे मैंने गुड्स बनाया, कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ रूल 18 के अंडर, कुछ रूल 19 के अंडर में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, कुछ इंडिया में बेच रहा हूँ, कुछ ईओयू को बेच रहा हूँ, तो उन सब का एक फॉर्मूला बनाया हुआ था। तो उसमें जो एक्सपोर्ट का मीनिंग था ना, एक्सपोर्ट का मीनिंग, उसमें डीम्ड एक्सपोर्ट भी कवर किया जाता था पहले। रूल 5 में क्या कवर किया जाता था, अब उन्होंने डेफिनेशन एक्सपोर्ट की चेंज की। कहाँ कहाँ चेंज की, इधर देखना। सैनवर्ड क्रेडिट का रूल 5, जनरल प्रोसेस का रूल 18, जो अंडर रिबेट आप एक्सपोर्ट करते हो, अंडर रिबेट आप एक्सपोर्ट करते हो, रूल 18, और बिना ड्यूटी पे के आप एक्सपोर्ट करते हो। इन तीनों के अंदर एक्सपोर्ट का मीनिंग तो यही है। बोले उस एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? बोले एक्सपोर्ट का मतलब है आज के बाद आउटसाइड इंडिया माल भेजना या फॉरेन गोइंग वेसल्स को सप्लाई कर देना, बराबर है, आउटसाइड इंडिया भेजना या फॉरेन गोइंग वेसल्स को सप्लाई करना। बट डीम्ड एक्सपोर्ट को इनके लिए अब एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। तो डीम्ड एक्सपोर्ट अगर होता था पहले तो भी रिफंड मिलता था, वो रिफंड अब नहीं मिलेगा। समझ में आया? डीम्ड एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट इन रूल में अब नहीं माना जाएगा। तो यहां पर यही है, एक्सपोर्ट गुड्स डिफाइंड फॉर द पर्पस ऑफ रिफंड ऑफ सैनवर्ड क्रेडिट अंडर रूल 5। ये क्या बोलता है डेफिनेशन में? द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स हैज नाउ बीन inserted in the rule to mean any goods which are to be taken out of India to a place from India, okay, to a place outside India। चलो आ जाओ इधर। 8 point, input and input service used in the manufacture of non excisable goods। इधर देखो, एक रूल 6 था, कल ही हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। रूल 6 में हमने कल पढ़ा था, मैंने एक इनपुट खरीदा है, उस पर एक्साइज ड्यूटी पे की, मान लेते हैं 20,000 रुपीज़। इससे मैं फिनिश गुड्स बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, एक और फिनिश गुड्स बनाता हूँ। ये गुड्स ड्यूटीएबल है, ये गुड्स एग्जेम्प्ट है। क्या है? एग्जेम्प्ट है। तो इसका 6% पे करना होता है और पूरा क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। मालूम है आपको? ऐसा था, याद है ना? अब यहाँ पर क्या हुआ, एक जगह पे प्रॉब्लम आ गई थी। एक एसएससी को उसने इनपुट खरीदा, उससे 2 फिनिश गुड्स बनाए, एक ड्यूटीएबल था और एक नॉन एक्साइजेबल था। क्या था? मतलब सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 की शेड्यूल में मेंशन ही नहीं था गुड्स, नॉन एक्साइजेबल था। अब क्या होगा? वो प्रोविजन तो एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए था कि एग्जेम्प्टेड गुड्स की वैल्यू का 6% पे कर दो, क्रेडिट ले लो। यहां पर तो मेरा गुड्स ही नॉन एक्साइजेबल है। तब इन्होंने पता क्या बोला, नहीं, नॉन एक्साइजेबल गुड्स की जो वैल्यू है उसका 6% पे कर दो। तो इस रूल के लिए, रूल 6 के लिए, नॉन एक्साइजेबल गुड्स को एग्जेम्प्टेड गुड्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, बराबर है। खाली रूल 6 के लिए किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? एग्जेम्प्टेड गुड्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इधर देखो, inputs and input service used in the manufacture of non-excisable goods to attract reversal provision under rule 6, okay, वो रिवर्सल वाले जो प्रोविजन थे वो सब एप्लीकेबल